नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। भारतीय बाजारों में आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी वाला सत्र और वॉलेटिलिटी देखने को मिली। एक समय ऐसा था कि हम शायद 21,700 को भी टेस्ट करते दिखाई दिए, लेकिन वहां से एक रिकवरी देखने को मिली है और फिलहाल पॉजिटिव जोन में सेंसेक्स, निफ्टी मिड कैप और साथ ही साथ निफ्टी बैंक भी। क्या होगी आपकी क्लोजिंग की रणनीति, उस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। बाजार में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी, 180 अंक सुधरकर निफ्टी 21,900 के करीब आया। निफ्टी बैंक भी 600 पॉइंट से ज्यादा सुधरा। मिड स्मॉल कैप में तगड़ा कमबैक। सरकारी कंपनियों, आईटी, एफएमसीजी और सरकारी कंपनियों में खरीदारी का मूड कायम। ओएमसीज की गिरावट पर भी लगा ब्रेक। हालांकि मेटल और फार्मा शेयरों में अभी भी कायम है दबाव। ऑटो शेयरों में आज खरीदारी की रफ्तार 12,000 के पार निकलकर शिखर पर पहुंचा मारुति। यूबीएस के अपग्रेड के बाद आइशर मोटर भी 4% ऊपर। यूबीएस ने बढ़ाया लक्ष्य, 5,000 का दिया टारगेट। टाटा ग्रुप के शेयरों में आज जोरदार मुनाफा वसूली। बैंड से निकलते ही आज एक बार फिर से 7% फिसला टाटा केमिकल, साथ ही टाटा कंज्यूमर, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और टाटा टेक में भी कमजोरी कायम। देश की जनता को कहने आया हूं, ये मोदी गारंटी है। तीसरे कार्यकाल का आशीर्वाद दे दीजिए। हम तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत दुनिया की बन कर रहे हैं। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनेगा भारत। न्यूज 18 के लीडरशिप कॉन्क्लेव राइजिंग भारत के मंच पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का करते हैं सम्मान, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म होने से बढ़ेगा काले धन का चलन। और न्याय पत्र के नाम से आ सकता है कांग्रेस का मैनिफेस्टो। 25 तरह की गारंटीज का वादा किया जा सकता है। जीएसटी और टैक्स दरों में बड़े बदलाव संभव। अग्निवीर स्कीम को भी खत्म करने का हो सकता है ऐलान। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। भारतीय बाजारों में आज का दिन काफी वॉलेटाइल, लेकिन एक चीज अच्छी है, रिकवरी आई है और अच्छी खासी रिकवरी निचले स्तरों से, क्योंकि आज सुबह तक तो लग ही रहा था कि 700 के लेवल को भी हम होल्ड नहीं कर पाएंगे। फिलहाल उस लेवल को रिस्पेक्ट किया, पुल बैक आया है। मीरू, निफ्टी बैंक की चाल ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही है, 45 पॉइंट ऊपर। यहां पर भी सुबह में वो झटका लगा था। अब अप्रोच कैसी क्लोजिंग के लिए, खासतौर से ये 600 पॉइंट की जो रिकवरी स्क्रीन पर देखने को मिली है निफ्टी बैंक में? हर्षा, गुड आफ्टरनून। देखिए हर्षा, जब 10:30 पे आप और मैं जा रहे थे कार्यक्रम से, जब नीरज जी से बात हो रही थी, तो एक बात मैंने कही थी, आपको याद होगा उस टाइम, कि निफ्टी पे 21,751 और 710 ये पॉइंट वो है जहां पे मैं अपनी कल की शॉर्ट को और आज की इंट्राडे शॉर्ट को कवर करना चाहूँगा और आई विल लुक फॉर ए पुल बैक अपॉर्चुनिटी। ये बात उस टाइम भी मैंने कही थी और ये सुबह के हर्षा मॉर्निंग बेस में लिखा हुआ था कि हम इस दौर के शॉर्ट को 710 या 751 पे कवर करेंगे। हर्षा, आज का लो 710 ही है। एक साथ एक मुश्त, एक क्रिटिकल एवरेज को तोड़ने के बाद, उसके बाद दूसरे क्रिटिकल एवरेज को तोड़ने के बाद अमूमन पुट राइटर्स एक पुट से दूसरी पुट पे शिफ्ट होते हैं। जब दूसरी से तीसरी पे होते हैं ना हर्षदा, अमूमन चाहे वो स्टॉक हो या फिर इंडेक्स ऑप्शन हो, तीसरे राइटर के जोन पे एक इंट्राडे बेस बन जाता है और वही एक थ्योरी थी इसके पीछे, 710। वहां से हमें पुल बैक मिला। पर हर्षदा, आप ये सोचिए कि अगर हमने वो पुल बैक खेला होता भी तो कहां तक? रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। आज सुबह की, जब सुबह हर्षदा में बातचीत कर रहे थे, तो कमेंट्री में क्या था कि स्ट्रेंथ कब आएगी? स्ट्रेंथ देखिए, हमें 710 से अगर हमने पुल बैक खेला होता तो हम पुल बैक को कहां प्रणाम कर देते? वो था 881 या फिर 945 पे। 945 क्यों? यही हमारा एक एवरेज है और यही एक पिवट पॉइंट है। हर्षदा, अब से कुछ देर पहले का, जब आप और मैं इस कार्यक्रम में आ रहे थे, निफ्टी का जरा इंट्राडे हाई देखिए। निफ्टी का इंट्राडे हाई एग्जैक्टली यही है, करीब करीब 21,928। तो 710 और 928 के बीच में निफ्टी घूम रहा है। दैट मीन्स अभी निफ्टी अपने फॉलिंग एवरेजेस को, जो कि इसने कल और परसों में तोड़े, उसको रीगेन करने के मूड में नहीं है। तो एज ऑफ नाउ हमारी ट्रेड की अप्रोच यही होनी चाहिए हर्षदा,
कि मैं इनफैक्ट आपको जस्टिफाई करूंगा कैसे। कल एक्सपायरी है निफ्टी की, और आप जरा एक बार पुट्स और कॉल के बिल्डअप को देखिए हर्षदा, जरा एक बार गौर फरमाइएगा स्टैट्स पे। आपकी स्क्रीन पे 3 पुट्स और 3 कॉल्स आएंगे। ये वही कॉल राइटर्स है जो परसों काबिज हुए थे। 21,900 पे देखिए 76 लाख, 22,000 पे 1 करोड़ 7 लाख, और नीचे अब अगर साइजेबल आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है तो वह है 21,800 और 21,700 की पुट। तो हर्षदा मेरी अप्रोच में कोई बदलाव नहीं है। अभी मेरे को स्क्रीन पे कोई ट्रेड नहीं दिखाई दे रहा है, बट टिल द टाइम 21,945 नहीं बाइसेक्ट होता, जो सुबह लेवल दिया था वो अभी भी काम करेगा, यकीन मानिए अभी भी काम करेगा। जब तक 21,945 22,000 नहीं बाइसेक्ट होता, इस ट्रेजेक्ट्री के आसपास हम सेल ट्रेड लेंगे और बाय ट्रेड हम उसी क्लस्टर में लेंगे 710 750 के जोन में, अभी नहीं। सुबह मेरी अप्रोच ये थी निफ्टी, तो मैं अभी ट्रेड निफ्टी पे रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। आइदर हमें फिर ऊपर की तरफ एक ट्रेजेक्ट्री मिले सेल करने की, या फिर नीचे की तरफ हटता, क्योंकि अब हम एक राइटर्स के जोन में ट्रेड कर रहे हैं और हम बिटवीन एवरेजेस ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी बैंक पे सुबह मेरी अप्रोच क्या थी कि बाजार खुलते ही अटेम्प्ट ले सकता है एक जोन को जाके स्ट्राइक करने का। कमेंट्री में लिखा हुआ है, आवाज की आप एग्जैक्टली ट्विटर हैंडल पे देख लीजिएगा, 46 540 और 710। अगर ये बाइसेक्ट हो गया, रेजिस्टेंस की प्लेट लगाइएगा, अगर ये क्रॉस हो गया तो एक स्विंग मिलेगा 47,000 तक। लेकिन अगर नहीं कटा तो अ यू टर्न इज पॉसिबल टुवर्ड्स बेस 1। और याद रखिएगा सुबह का हाई यही था, नहीं कटा, आया इसने बेस 1 को टच किया, वो क्या था 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन। हालांकि ये 50 60 70 पॉइंट से डाइवर्जेंस वहां पे खा गया, बट मैं अभी भी कहूंगा हर्षदा, बैंक निफ्टी को भी वैसे ही ट्रेड कीजिए। 46,100 46,000 एक बेस जोन है, वहां ट्रेड पिक कीजिए और लॉन्ग साइड पे प्रणाम कर दीजिए 46,600 700 की रेंज में। निफ्टी बैंक क्योंकि आज एक्सपायरी है, अगले 1.5 घंटे में हमें एक्सपायरी के इंपैक्ट को झेलना है हर्षदा। निफ्टी बैंक अगर कोई करिश्माई पारी खेलनी है, जिसे कहते हैं हम एक्सपायरी रिलेटेड स्विंग, तो वो तभी आएगी जब ये 710 के जोन को बाइसेक्ट कर देगा। अभी भी कुछ देर पहले जो उसने स्विंग हाई काटा, उसका हाई सिर्फ 46,660 था। अभी भी ये 710 को नहीं बाइसेक्ट कर पाया। डायरेक्टर साहब जरा लेवल लेके आएंगे आज सुबह के 46,710। जब तक ये बाइसेक्ट नहीं होगा हर्षदा, ये इंडेक्स वीक ही रहेगा। बट दोनों ही केसेस में फिर कह रहा हूं मैं, बताओ ट्रेडर नजर रखिएगा, बार बार कमेंट्री नहीं की जा सकती। निफ्टी के लिए 21,710 750 की ट्रैजेक्टरी एज ऑफ नाउ एज ए डे ट्रेडर बाय की होगी और निकलने की होगी 900 910 940। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। 46,010 46,100 एंट्री करने का जोन होगा और 46,600 पे उसको प्रणाम कर दीजिएगा। दोनों ही इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग स्ट्रेंथ या पुल बैक सीरीज जिसे कहते हैं वो तभी आएगा जब निफ्टी 21,950 को बाइसेक्ट कर देगा और इधर आपका बैंक निफ्टी 46,710 को। एज ऑफ नाउ हर्षदा मैं डिप का इंतजार करूंगा। अभी डिप आ रहा है बाजार में, अगर थोड़ा सा एक मीनिंगफुल डिप और आएगा तो ड्यूरिंग द डे और ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, मतलब अगले आधे घंटे में किसी ट्रेड पे फोकस करेंगे। लेकिन अभी सिंक हो रहा है, अभी नहीं छुएंगे हर्षदा इसे। कोई मीनिंगफुल पॉइंट आएगा तब देखेंगे। लेकिन मैं एक बात कहूं हर्षदा, कीप ए आई ऑन आईसीआईसीआई बैंक। स्टॉक ऑफ आई थिंक क्लोजिंग जिसको हमें मॉनिटर करना है वो है आईसीआईसीआई बैंक। हर्षदा जी हाँ वीरू, देखते हैं यहाँ पर किस तरह का रुझान बनता है, क्योंकि जितनी रिकवरी आई थी ऊपरी लेवल से अब थोड़ा सा शांत मार्केट होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए कुछ आपको ट्रेंडिंग काउंटर्स दिखाते हैं जहाँ सबसे ज्यादा मूव्स तेजी और मंदी की तरफ बनते दिखाई दिए हैं। आज ऑटो कंपनियों का दिन है, ऑटो इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है। आयशर मोटर्स करीब 4.25% ऊपर उस रिपोर्ट पर जहां 5,000 के टारगेट्स आए हैं। मारुति सुजुकी ऑल टाइम हाइस पर 3.25% के गेन्स पर ट्रेड करता हुआ। नेस्ले पावर ग्रिड ये दूसरे गेनर्स हैं आज के ट्रेड में। आप नजर रखिएगा इंडस टावर पर 5% का इजाफा। कमिंस एक ट्रेड जिस पर हम कल भी बात कर रहे थे, आज फिर करीब 2-2.5% तक का इजाफा है। भेल कोलगेट जैसे काउंटर्स हैं जहां पर खरीदारी का सिलसिला साफ देखने को मिला है। आज दूसरा सत्र है जहां पर टाटा कंज्यूमर कमजोर, लेकिन टाटा कंज्यूमर ही नहीं, स्टील और टाटा मोटर्स में भी दबाव बनता हुआ। इनफैक्ट टाटा ग्रुप शेयरों में कितनी बिकवाली आई उस पर कार्यक्रम में आगे डिटेल में बातचीत होगी। हिंडाल्को भी आज सेल साइड की पोजीशंस में बैठा है। टाटा केम, हैल, एस्ट्रल, जेएसपीएल ये दूसरे लूजर्स हैं आज के सत्र में। इन सब पर आगे बातचीत होगी। चलिए हमारे जानकारों को अब जोड़ना शुरू करते हैं, उनसे पूछेंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए
आज के सेशन के लिए। कार्यक्रम में टेक्निकल के लिए ऑफ कोर्स हमारा पैनल तैयार है। फंडामेंटल व्यू गौरांग शाह से लेंगे। टेक्निकल पैनल में प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, चंदन तापड़िया, अमित सेठ और विकास सालुंखे जुड़ रहे हैं। 2:15 बजे टाटा ग्रुप शेयरों पर नजरें रहेंगी क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड व सेल साइड की पोजीशंस यहां पर बढ़ रही हैं। 2:20 पर ऑटो सेक्टर पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ एक एक्सक्लूसिव चर्चा में जुड़ने वाले हैं मारुति सुजुकी के मार्केटिंग एंड सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशांक श्रीवास्तव। 2:35 पर आज न्यूज़ 18 के लीडरशिप कॉन्क्लेव राइजिंग भारत में गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई, उसका एक अंश आपको सुनाएंगे। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्डा जुड़ेंगे। फिर ऑफ कोर्स BTST, STBT ट्रेड्स और क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। ओके, तो हर्षदा से आपने अभी पूरे क्रम को समझा और अभी काम पे ट्रेड से फोकस करते हैं। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या रहेगा सर? गुड आफ्टरनून टू यू। ट्रेड रहेगा लॉन्ग साइड और वो रहेगा कमिंस इंडिया। ट्रेड करे 2790 पर कमिंस इंडिया। बढ़िया बेस बनाए और बेस के बाद एक ब्रेकआउट मिला था आज और सस्टेन किया है। स्टॉप होगा करीब 2770, ज्यादा नहीं, 20 रुपए का स्टॉप है। टारगेट में आपसे करीब 2850 के नजर आते हैं। कमिंस इंडिया, कमिंस इंडिया 2794। आज अगर आप डेरिवेटिव्स के सारे गेनर्स को देखें तो आपको दो चीज़ें नज़र आएगी, आप उसको बारीकी से एनालाइज करिए। आइदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक एट ऑल टाइम हाई जैसे मारुति, जैसे कमिंस, या फिर बहुत ही शानदार पुल बैक जैसे बजाज फाइनेंस। दो जोन्स में ट्रेड कर रहे स्टॉक्स में आज अगर आप देखें मोमेंटम है। मानस, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, एचसीएल टेक में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। आईटी में वीकनेस अभी भी बनी हुई है और एचसीएल टेक के अगर आप पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर एक प्राइस ब्रेकडाउन देखने को मिला है। सपोर्ट ले रहा था काफी समय से 1600 रुपए पे, उसको ब्रीच किया है। 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है। आई थिंक यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है, इसलिए एचसीएल टेक के फ्यूचर में बिकवाली करिए। 1606 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1560 के टारगेट सेट करने हैं एचसीएल टेक के फ्यूचर में। 1580 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 17.50 के आसपास ट्रेड हो रहा है ये ऑप्शन। 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और इस ऑप्शन में 30 रुपए के टारगेट सेट करिए। तो ये फिलहाल आपके लिए HCL टेक बिकवाली की राय है। 1560 तक टूट सकता है ये स्टॉक। शॉर्ट साइड का ट्रेड या फिर आप 1580 का पुट लेकर चलेंगे, वहां पर भी चांसेस है अच्छे रिटर्न्स बनने के। अमित सेठ को जोड़ लेते हैं। अमित, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। मैम, मेरा इस समय का टॉप पिक आईसीआईसीआई बैंक ही रहेगा। रैशनल ये है कि अगर इसका वीकली चार्ट देखें तो यहाँ पे एक 1060 पे एक वीकली ब्रेकआउट इन प्लेस है। पिछले 3-4 दिन की मार्केट वॉलेटिलिटी में हमने देखा कि स्टॉक में कंटिन्यूअसली 1060 1080 के लेवल में जब भी स्टॉक आता है एक डिमांड बनती है और एक पिन साइज कैंडल यहाँ पे बन जाती है। 2 दिन पहले डिलीवरी वॉल्यूम्स भी यहाँ पे काफी हाई थे और स्टॉक बड़े अच्छे तरीके से अपना 10 और 20 डेमा सस्टेन कर रहा है। तो थोड़ा सा भी अगर मार्केट पुल बैक आता है यहाँ से तो मुझे लगता है कि दिस विल आउट परफॉर्म, क्योंकि इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप निफ्टी के साथ इसका रेशियो चार्ट देखें तो आईसीआईसीआई बैंक में बाई की सलाह है। 1085 इसका प्राइस है, 1070 स्टॉप लॉस रहेगा और 1110 के टारगेट्स नियर टर्म के रहेंगे। तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी तेजी की, और आईसीआईसीआई बैंक का जिक्र वीरू भी मेंशन कर रहे थे, अमित सेठ ने कह दिया है खरीदारी का मौका है। विकास सालुंखे, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। देखो, ओवरऑल मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सेलिंग साइड वापस एक मौका मिल सकता है मार्केट में। अंबुजा सीमेंट पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। 590 यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है, तो 590 के स्टॉप लॉस से अंबुजा सीमेंट को यहाँ पे सेल करना है। मुझे लगता है नीचे में वापस वो 550 के आसपास की रेंज है, वापस उसको रिटेस्ट कर सकता है, जो लास्ट वीक में हमने देखा था उसके आसपास जा चुका था। तो अंबुजा सीमेंट यहाँ पे सेल कॉल लेके जाना है और नीचे में 550 के टारगेट के लिए इसको सेल करके जाना है। 590 का यहाँ पे स्टॉप लॉस। ओके, अंबुजा सीमेंट्स आपका ये ट्रेड है सेल। रखिएगा स्क्रीन पे, 576 सेल अंबुजा सीमेंट्स। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेंद्र, देखिए नज़र मेरी जो है वो एसबीआई पे है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मुझे लगता है यहाँ पे एक रिलीफ रैली प्ले दिख रहा है।
तो एज पर द लेवल्स आर कंसर्न 730, 733 ये इसका एक्यूमुलेशन जोन है, यानी इस लेवल के नीचे ये नहीं जाना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू दिस जोन इसका जो स्टॉप लॉस हम रखेंगे वो रहेगा 727 का. 727 का स्टॉप लॉस होगा और स्विंग ट्रेडिंग का इसका जो टारगेट बन रहा है वो है 746 का. ओके तो SBI 746 के लिए मौका तेजी का बन रहा है. इन काउंटर्स में थोड़ा थोड़ा सपोर्ट मिलने की आसार हैं. गौरांग शाह को भी जोड़ लेते हैं. गौरांग नमस्कार, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? धन्यवाद अर्शिता जी, आपका और आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो ये जो बिकवाली आई है खास करके सरकारी कंपनियों में, वहां पर ऊर्जा वितरीकरण करने वाली कंपनी पावर ग्रिड करीबन 300 के आसपास पहुंचा था. ये मौजूदा स्तर करीबन 265 के आसपास. लंबी अवधि के लिए यहाँ पर खरीदारी की राय है और डिविडेंड पे आउट में भी अगर आप देखने जाएं तो पिछले फरवरी से लेकर के इस फरवरी तक मेरे ख्याल से करीबन 3 या 4 डिविडेंड दिए और बोनस भी दिया हुआ है. 3 शेयरों पे एक बोनस. ये सब एडजस्टमेंट होने के बाद भी आप देखें तो काफी बेहतर लग रहा है ये. और जिस तरह की विस्तार योजना है उसको देख करके भी हमें बुनियादी तर्क के आधार पर पावर ग्रिड काफी अच्छा लगता है. ऊर्जा वितरीकरण है ना, ऊर्जा वितरण में 263.90 पावर ग्रिड आपका बाय कॉल है. चलिए तो यहाँ पे ट्रेड्स पूरे हो गए. पावर ग्रिड 263.90 पे ये फंडामेंटल कॉल हो गई गौरांग शाह की. अब थोड़ी सी ट्रेड स्पॉटिंग करते हैं. मैं शायद SBI पे चर्चा करता लेकिन राजीव जी ने उसको कंप्लीट कर लिया तो उसको अब बात करने का मतलब नहीं है. अब एक दो स्टॉक्स और लेके आइए जो कि क्रिटिकल ट्रेजेक्ट्री में है. आप लेके आइए पॉलीकैब पुल बैक देता हुआ. उसके बाद आप लेके आइए ऑरबिंदो फार्मा खबर के बाद अच्छा पुल बैक देता हुआ. और साथ ही साथ BHL को देखिए आपकी स्क्रीन पे आज लोअर लेवल से ये थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है. लेकिन इस वक्त स्क्रीन जिस स्टॉक से थोड़ी वाइब्रेट कर रही है जरा आप उसको लेके आइए. दैट्स जोमेटो. आई मीन 160.90 पर ट्रेड करता, 162.90 पे. गौरांग आज वेजिटेरियन होने का लाभ जोमेटो उठाता हुआ, हरे रंग में आज नहाया हुआ जोमेटो. ये आपकी कॉल थी. हालांकि हमने हिस्टोरिकली इस पर शर्त लगाई है बिरयानी पे हमेशा, लेकिन आज वेज की बात है. ये कॉन्सेप्ट और ये नई थिंकिंग आपको लगी कैसी और आपका जोमेटो पे व्यू अब इस वक्त? देखिए सोशल मीडिया पर, हालांकि मैं इतना सोशल मीडिया पे हूं नहीं वीरेंद्र, तो इसका स्वागत भी किया है और काफी लोगों ने टिप्पणियां भी करी है. लेकिन ये कामकाज करने का उनका एक तरीका है. बुनियादी तर्क के आधार पर नतीजों को ध्यान में रखने के बाद लक्ष्य जो हमारे थे करीबन 145 के, उसको ऊपर के तरफ साथ दिया है. 175 के ऊपर के लक्ष्य जोमेटो में निर्धारित किए और हमें लग रहा है कि ब्लिंकिट की जो टिप्पणियां मैनेजमेंट करी है वो थोड़ी बहुत देर से आई, क्योंकि हमारा आकलन कहता था ब्लिंकिट के ऊपर जो योगदान बैलेंस शीट पर आता है वो काफी तीव्र गति से ऊपर जाएगा और उसके कारण शुद्ध मुनाफे में आपको अच्छी खासी रफ्तार होती हुई दिखाई देगी. तो ये थोड़ा बहुत बिजनेस स्ट्रैटेजी के रूप में वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन को जो भी इन्होंने करने की बात की है वो तो अपनी जगह पर, लेकिन जोमेटो से योगदान और ब्लिंकिट से ज्यादा योगदान 175 के लक्ष्य लग रहा है. 75 के पार, 175 के पार. जी हाँ, जोमेटो 175 के पार पॉसिबिलिटी है. हर्षदा, अगर इस कॉन्सेप्ट को एक आई थिंक फिजिकली भी जस्टिफाई करते ना जोमेटो, आई मीन फ्लीट अगर हरे रंग की होती, वो मील बॉक्स अगर हरे रंग का होता, वो पैकिंग अगर हरे रंग की होती तो और प्रभावशाली होती, लगता है आपको? वीरू, कोशिश तो वही की थी क्योंकि कल शाम को अगर आपने दीपेंद्र गोयल का ट्विटर हैंडल देखा होता तो उसमें वो हरे रंग का डब्बा, हरे रंग की टी-शर्ट पहना हुआ डिलीवरी हमारा राइडर था. लेकिन आज सुबह में उन्होंने कहा कि ये हम क्लासिफिकेशन नहीं करना चाहेंगे रेड और ग्रीन में, हमारा ब्रांड रेड है तो रेड ही रहेगा. अब ओवरनाइट क्या बदला, क्योंकि उनको काफी फीडबैक मिला है. वो ट्वीट उनकी यही कहती कि हमें बहुत फीडबैक मिला और फिर हमने डिसाइड किया ये जो हरा आप देख रहे हैं उससे उस पर हम नहीं जा रहे हैं. लेकिन आप अगर वेज खाना चाहते तो आपको सिर्फ उस डब्बे में वेज खाना ही डिलीवर होगा, इसकी हम गारंटी ले सकते हैं. अब वो कौन जाकर चेक करेगा आई डोंट नो, लेकिन ऐसे क्या ग्लूटेन फ्री भी आएगा, फिर फैट फ्री भी आएगा. आई वांट टू सी दैट. पर हर्षदा एक बात है ना, मान लीजिए कि मैं अपने घर से, मुझे अगर एक नॉन वेज बिरयानी मंगानी और एक वेज बिरयानी मंगानी हो,
तो अब वो डिलीवर क्या 2 एंटिटी करेंगी क्या? नहीं, वेज की डिलीवरी अलग होगी, नॉन वेज की डिलीवरी अलग होगी, एक ही एड्रेस पे। वीरू, है? फिर अगर ऐसा आपको टेस्ट करना है तो आप एक काम करना, आप एक वेज नॉन वेज मंगाना और आप टेस्ट नहीं होता है। हाँ, नहीं ऑफ कोर्स, मैं टेस्ट कह नहीं रही हूँ होता है। आज शाम को हाँ। एक्सपेरिमेंट आप कर डालो, ठीक है, और अलग से किसी को बोलो सिर्फ वेज मंगाए आप ही के एड्रेस पर। अब वो देखना ये, और उसी जगह से फिर देखना पड़ेगा कि एक्चुअली वो डिमार्केट करते हैं या नहीं। एक आदमी जो दोनों वेज और नॉन वेज खाना चाहता है उसको तो नॉन वेज के डब्बे में वेज ही मिलेगा, सॉरी। और पेट में जाकर सब कुछ मिल ही जाएगा वीरू। नहीं, ये तो नॉनवेज वालों को, ये तो वेजिटेरियन को समझनी पड़ेगी ना। ये बात तो वेजिटेरियंस को समझनी है। ये गाबा जी इस पर anyway, टिप्पणी करना चाहते हैं। गाबा जी बताइए, कुछ मेरे तोड़ एक है? दोस्त है, वो सिर्फ नॉन वेज ही खाता है, जो हिलता है उसको खाता है, वरना खाता ही नहीं वेज। अगर उसको सिर्फ नॉन वेज चाहिए, उसका वेज का कनेक्शन नहीं चाहिए, क्या उसको ऐसा भी सर्विस मिलेगा? आई होप सो गाबा जी, क्योंकि उस कैटेगरी के बहुत सारे लोग यहाँ पे। बट ऑफ कोर्स इट्स अ डिबेट। उन्होंने कोशिश की है, देखते हैं उससे। ये तो मार्केटिंग का तरीका है मुझे लग रहा है। आई डोंट थिंक इसका कुछ एक्चुअली इनके बिजनेस पे असर पड़ने वाला है। गौरांग, आपका क्या मानना है? हर्षदा, इसके बाद वीगन भी आएगा तो है ना? हाँ, मैं वो दिन देखना चाहती हूँ कि एब्सोल्युटली फैटलेस और वीगन और ग्लूटेन फ्री, या है ना? तो फिर आप क्या करेंगे? क्या फिर 4 श्रेणी में बांट देंगे आप? तो ये एक कारोबारी स्टंट किया था मेरे ख्याल से, लेकिन सोशल मीडिया पे इसकी काफी निंदा हुई और मेरे ख्याल से बैक टू स्क्वायर वन आ गए। लेकिन ऑफ कोर्स बिजनेस अपनी तरफ मुझे और याद आता है स्टॉक वो- आउट परफॉर्म कर रहा है। हाँ, वो एक अभी आज से कुछ साल पहले आया था ना मेरे ख्याल से इनका कि 10 मिनट में डिलीवरी, है ना? 10 मिनट थी, कितना 15 मिनट था मेरे ख्याल से, फिर उनको रोल बैक करना पड़ा उसको। खैर कोई बात नहीं, आई थिंक ये भी एक बिजनेस प्रोसेस है। आई मीन नए नए इनिशिएटिव्स लेती हैं कंपनियां, बट प्राइस इज डूइंग वेल, करीब करीब 163 पे डे हाई पर। और याद रखिएगा ये करीब करीब 7 मार्च के बाद हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ शानदार मूव यहाँ पे। अच्छा, थोड़े से स्टॉक्स को और देखते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं। अभी इंडेक्स थोड़ा सा ना स्थिर होने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी जो है वो एक बार फिर से 46,400 पे आता हुआ है। एक स्टॉक जो कि एक मूव क्रिएट कर रहा है, एक बार लेके आइए आप ओबरा रियल्टी को 1385। अमित, ये आपको याद होगा इसका एक क्रैक जोन था 1488 20 जनवरी का। उसके बाद जिस ट्रेजेक्टरी को इसने अपना एक बड़ा रेजिस्टेंस मान के चला है, ये दैट्स 1390, जिसका अटेम्प्ट इसने 3rd वीक ऑफ फरवरी में लिया, जिसका अटेम्प्ट इसने 1st वीक ऑफ मार्च में लिया, फाइनली उसको स्ट्राइक करता हुआ। आपको कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है यहाँ पर ओबरा रियल्टी में? जी वीरेन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि स्टॉक ने कंटिन्यूअसली 1400 के लेवल्स में 3-4 बार रेजिस्टेंस लिया है, बट इस बार जिस हिसाब से मोमेंटम है और जिस हिसाब से आरएसआई इसका प्लेस्ड है और एक इसमें शेकआउट पैटर्न भी विजिबल है, तो मुझे लगता है कि इस बार 1400 के ऊपर ये स्टॉक जा सकता है। एक ट्रेड यहाँ पे प्रीएम्प्ट किया जा सकता है विद स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 1370 और इनिशियल टारगेट्स हम 1410 1415 के साथ वर्क करेंगे। एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली ओबरा रियल्टी में बनती दिखाई दे रही है। लेकिन स्क्रीन पर आपके लेकर आते हैं ऑटो कंपनियां, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा एक्शन बनता दिखाई दिया है। आज सुबह से ही आइशर मोटर आउट परफॉर्म कर रहा है और दूसरा ऑफ कोर्स है मारुति, जहां पर हमने देखा है ऑल टाइम हाईस पर ये ट्रेड होता हुआ 12,000 के लेवल्स को भी स्टॉक ने छुआ है आज। अब नए शिखर पर स्टॉक पहुंचा है और टॉप गियर में भाग रहा है। कुछ ऑफ कोर्स हमने देखा सीएलएसए की तरफ से जो रिपोर्ट आई उसका असर है, ओवरऑल डिमांड एनवायरनमेंट का भी इम्पैक्ट है। सीएनजी गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, ये सीएलएसए अपनी रिपोर्ट में कहता है। ओवरऑल वो कह रहे हैं कि आउटलुक बहुत मजबूत है, मारुति लीडर है, लीडर रहेगा और उस लिहाज से स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा। हमारे साथ मारुति सुजुकी के मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशांक श्रीवास्तव जुड़ गए। शशांक जी, स्वागत है आपका। आई डोंट नो आप ये सीएलएसए वाली रिपोर्ट्स आप लोगों तक पहुंचती है या नहीं, लेकिन वो सीएनजी गाड़ियों पर काफी बुलिश है और उसका वक्तव्य देकर आज मारुति के शेयर पर उनकी तरफ से एक बाय कॉल आया और उन्होंने कहा है कि एक आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा। तो एक मुझे स्टेटस चेक दीजिए सर, सीएनजी गाड़ियां लेटेस्ट सेल्स की स्थिति क्या है? इस पूरे ईवी वाले ड्रामे में सीएनजी गाड़ियां कितनी बिक रही हैं? देखिए, सीएनजी का अगर इंडस्ट्री में टोटल पेनिट्रेशन देखा जाए तो लगभग 15% है और डीजल का जो पेनिट्रेशन है वो लगभग 18% है और ईवीज का 2.1% है, हाइब्रिड का 2.1% है और बाकी गैसोलीन है।
लेकिन अगर आप मारुति सुजुकी के नजरिए से देखें तो मारुति सुजुकी की जो फरोख्त है, जो टोटल सेल है, उसमें करीब 26% गाड़ियां जो हैं सीएनजी होती हैं। इस साल ये इम्कान है कि जो रवा माली साल है 23-24, उसमें मारुति सुजुकी लगभग 4.25 लाख गाड़ियां सीएनजी की बेचेगी, और अगले साल ये इसमें और ग्रोथ करके लगभग 6 लाख के करीब गाड़ी फरोख्त होगी अगले माली साल 24-25 में। ये जो हाल ही में सरकार ने, एक तो सीएनजी सरकार ने नहीं, इन कंपनियों ने घटाए सीएनजी के दाम 2.5 रुपए प्रति केजी, और उसके बाद पेट्रोल डीजल का जो कट आया है, उसका कुछ डिमांड इंक्वायरी पर इम्पैक्ट आया क्या? जी देखिए, पहले सीएनजी की कीमतों में कुछ सूबे हैं, स्टेट्स हैं, जहां पे 4 रुपए की कमी हुई है, 2.5 की नहीं बल्कि ज्यादातर जगह 4 रुपए की कमी हुई है। और फिर गैसोलीन और डीजल की प्राइसेस अभी हाल में ही पिछले हफ्ते जो है 2 रुपए कम हुई है। तो जो गैप था सीएनजी और गैसोलीन की प्राइसेस में, उसमें 2 रुपए का इजाफा हुआ है। 4 रुपीज सीएनजी वेंट अप एंड 2 रुपीज लेटर ऑन came down, and 2 rupees diesel and petrol also came down. So gap now has increased by 2 rupees. और ये सीएनजी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी एक जो तेजी से जो इसमें ग्रोथ हुई है सीएनजी की, उसकी बुनियादी वजह यही है कि कॉस्ट ऑफ रनिंग कम है। और इसका मतलब कि अगर आप डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों से आप कंपेयर करें तो कॉस्ट ऑफ रनिंग इसकी करीब 2 रुपए 50 पैसे के करीब है, जबकि डीजल और पेट्रोल की 5.5 रुपए पर किलोमीटर की है। तो ये बहुत अच्छी रुझान मेरे ख्याल में रहेगा सीएनजी के लिए आगे आने वाले वक्त में। ओके, चलिए शशांक जी, आपने सीएनजी को लेकर ये महत्वपूर्ण टिप्पणी करी। अब आते हैं थोड़ा सा सर ईवी पर। जी, मतलब मैं खुद जिस धारणा पे काफी बिलीव करता हूँ, जो आपने हाइब्रिड वर्जन लेके आया ग्रैंड विटारा का, जी अब तक कैसा रहा सर? मतलब एक मैं तुलना जानना चाहूंगा। एक कंप्लीट ईवी को, एक पूरी ईवी गाड़ी की जो एक्सेप्टेबिलिटी थी, उसको जितना टाइम लगा, उससे ज़्यादा एडॉप्टेशन बिहेवियर जो है ना, उसको ज़्यादा अपनाने का बिहेवियर मेरे को हाइब्रिड में नज़र आ रहा है। क्या ग्रैंड विटारा और उसके सेल्स नंबर यही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए, ईवीज इस समय ईवीज पे जीएसटी 5% लगती है, हाइब्रिड पे जीएसटी 43% लगती है। उसके बावजूद हाइब्रिड और ईवी का सेल लगभग बराबर है। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि 2.1% पेनिट्रेशन है ईवीज का भी और हाइब्रिड का भी। और उसकी एक वजह यह है कि अभी भी जो ईवी की गाड़ियां हैं, बैटरी कॉस्ट के चलते अभी भी उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थोड़ा हाई है कंपेयर्ड विद हाइब्रिड। दूसरा, और जो मुझे लगता है ज्यादा बड़ी वजह है, कि एक रेंज एंग्जाइटी कंज्यूमर्स के दिमाग में है कि बैटरी कितने वक्त तक चलेगी, और वो रेंज एंग्जाइटी हाइब्रिड में नहीं होती है। तो हाइब्रिड एक तरह से बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स देता है, आपको किफायती रनिंग कॉस्ट भी देता है। आप देखिए, ग्रैंड विटारा 28 किलोमीटर पर लीटर देती है, और किफायती भी है, और उसको खरीदने में भी कम कीमत लगती है। तो इसलिए ये 2 बड़ी वजह से ईवीज का पेनिट्रेशन और हाइब्रिड का पेनिट्रेशन लगभग बराबर रहा है, और हाइब्रिड की ग्रोथ इस साल ईवी के मुकाबले बहुत ज्यादा रही। अच्छा शशांक जी, एक चीज़ जो आप लोगों ने और नई शुरू करी, आई मीन टोयोटा के साथ आप लोगों ने हाथ मिलाया, ये आप लोगों का गठजोड़, आई मीन ग्रैंड विटारा के लिए एक वरदान से साबित हुआ। इन्वेक्टो को आपको अगर आप देखें अच्छी तरीके से प्लेस करने में मदद मिली। अभी ये साझेदारी कहाँ तक जाएगी, कितनी दूर तक जाएगी, और कौन कौन से मॉडल जो हैं वो आप साझेदारी में, मतलब इन कोलैबोरेशन विद टाटा, आई मीन टोयोटा, आगे बढ़ाएंगे निकट भविष्य में? जी देखिए, अगर आप अगर मुस्तकबिल करीब की बात करें तो अभी इमीडिएटली तो ऐसा कोई नया मॉडल नहीं है, लेकिन मैं आपको ये जो साझेदारी है, जो शिराकतदारी टोयोटा और मारुति सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के दरमियान हुई है, वो एक टेक्नोलॉजी की भी साझेदारी है, और कुछ हम प्रोडक्शन में भी आपस में उसके वो कर रहे हैं। लेकिन हम सेल्स और मार्केटिंग में हम कॉम्पिटिटर्स हैं, तो वहाँ पे वो हम एक दूसरे के मुकाबिल रहते हैं।
और यहाँ पे इस फोरम पे मैं पूरे प्रोडक्ट के प्लान जो हमारी हिकमत अमली है उसके मुतालिक पूरा मुकम्मल यहाँ पे बयान तो नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर है कि ये शराकत दारी टोयोटा की और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन की आगे आने वाले वक्त में और मजबूत होगी। कोई खास टाइमलाइन आप दे पाएंगे या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स शशांक जी जो शायद टोयोटा और मारुति मिलकर इन द नियर फ्यूचर, जैसे वीरू पूछ रहे थे, लॉन्च करने वाले हैं? इस पर बातचीत आई एम श्योर आप लोग कर रहे होंगे डिमांड देकर, और जो रिस्पांस मिला है ग्रैंड विटारा और दूसरी गाड़ियों को। जी देखिए, वही मैंने आपको फरमाया कि मेरे को मुस्तकबिल की बारे में प्रोडक्ट के मुतालिक यहाँ पे मैं नहीं बयान कर सकता, क्योंकि हमारी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और ये प्राइस मूवमेंट जो प्राइस मूवमेंट इंफॉर्मेशन होती है, इस वजह से मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं इसमें कुछ बोलने में असमर्थ हूँ। हम तो अटेम्प्ट करेंगे आपसे पूछना, वो ऑफ कोर्स आपका, आई न्यू आपका आपकी तरफ से यही रिस्पांस आएगा। अच्छा, एसयूवी को लेकर मारुति ने कहा था कि अब आप अपना यहाँ पर फुटप्रिंट और मजबूत करना चाहेंगे, और वो इनफैक्ट देखा भी गया है जिस तरह की गाड़ियां आपने लॉन्च की हैं। कितना मार्केट शेयर है FY25 के लिए? कोई खास टारगेट जो आप अचीव करना चाहेंगे एसयूवी सेल्स में? जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हमारा दरअसल हदफ मार्केट के 50% हिस्सेदारी का रहता है, और अगर आप देखें हैचेस में हमारा मार्केट की जो हिस्सेदारी है वो 70% है, वैन में 94% है, सेडान में स्पेशली अगर आप एंट्री सेडान की बात करें 55% है, एमपीवीज में 51% है। लेकिन अगर आप कुल मिला के देखें तो मार्केट शेयर हमारा 50% से कम है अभी भी, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि एसयूवी जो एक तेजी से बढ़ता हुआ सेगमेंट है उसमें हमारी बाजार की हिस्सेदारी, अगर आप गुज़िश्ता माली साल की बात करें तो सिर्फ 12% थी। इसलिए हमने उसमें पहला तो ये कदम उठाया कि हमने नए एसयूवीज उतारे मार्केट में। हमने नई ब्रेजा, विटारा, फ्रॉन्क्स, जिमनी, और उसके सेल अच्छे हुए, और वही वजह है कि मारुति सुजुकी, अगर आप पहले हाफ की बात करें इस रवा माली साल 24-25 की, तो 23-24 की, तो उसमें H1 में नंबर 1 मैन्युफैक्चरर हम बन गए एसयूवी में। लेकिन अभी भी हमारी बाजार की हिस्सेदारी हालांकि डबल हो गई है गुज़िश्ता साल से, 11 से अब 22% हो गई है, लेकिन अभी भी हमारे ओवरऑल बाजार की हिस्सेदारी 50% से कम है। इसका मतलब हमारा हदफ एसयूवी में भी अब मार्केट शेयर बढ़ाना है, और 35% पे अगर हम मार्केट शेयर ले आते हैं तब हमारा ओवरऑल जो मार्केट शेयर है वो 50% हो पाएगा। तो उस हदफ को हासिल करने के लिए ये अहम है कि हम जो एसयूवी सेगमेंट में है उसमें और इजाफा करें अपने मार्केट शेयर में, और वही हमारी कोशिश रहेगी आने वाले माली साल 24-25 में। अच्छा शशांक जी, एक बात पूछूं आपसे, मेरे पास 2-3 प्रश्न हैं अभी, लेकिन एकदम से एक सवाल अभी आया। ठीक है, इन्वेक्टो, क्योंकि इन्वेक्टो का प्राइस रेंज थोड़ा सा हायर है, ठीक है ना, आई मीन 25-30 लाख के ब्रैकेट में आती है वो जी। 7 सीटर के पोर्टफोलियो को थोड़ा सा आप अपना और भरना चाहेंगे विद लोअर प्राइस रेंज? देखिए, 7 सीटर का आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। बहुत सेगमेंट एक तेजी से एक है सेगमेंट, एक तबका है कंज्यूमर्स का, तो वो सार्फिन चाहते हैं 7 सीटर की गाड़ियां, तो इसको हम बहुत क्लोजली स्टडी कर रहे हैं, और यहाँ ये यकीनन हम चाहते हैं कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो सारे सेगमेंट्स का जो कस्टमर्स के हैं, जो सार्फिन है, उनको केटर कर सके, उनके लिए बन सके। लेकिन अभी हम उस पर एक तिखी नज़र बनाए हुए हैं, और उस पर भी हमारी तहकीक चल रही है, हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं। और देखिए, आगे आने वाले वक्त में अगर ये मुनासिब हुआ तो ज़रूर हम चाहेंगे कि हम सारे सेगमेंट्स एड्रेस करें जो अभी हमारे बाजार में। ये सवाल अमूमन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये मंच पे रख रहा हूँ शशांक सवाल। अच्छा सर, मिड 22 के बाद चिप्स की प्रॉब्लम ने पूरे इंडस्ट्री को काफ़ी परेशान किया, और मेटल प्राइसेस ने। सर, यहाँ से अगले 8 महीने 9 महीने में, आई मीन 3 महीने तो निकल गए इस साल के कैलेंडर वर्ष के, क्या जो वेटिंग पीरियड्स थे वो कम होंगे? और दूसरी बात, क्या प्राइस हाइक की ज़रूरत अब कम लगती है इस साल आपको, या गुंजाइश है अभी? जी, तो जहाँ बिल्कुल आपने सही फरमाया, जो सेमीकंडक्टर के क्राइसिस के चलते
जो सप्लाई सिचुएशन थी उसमें बड़ा कंस्ट्रेंट था, और इसी यही वजह थी कि जो पेंडिंग बुकिंग्स थी सिस्टम में, इंडस्ट्री में, वो काफ़ी बढ़ गई थी। और वो न केवल वो बढ़ गई थी, वेटिंग पीरियड बढ़ गए थे। लेकिन जुलाई 2023 से सप्लाई बहुत बेहतर हुई है, और मुझे उम्मीद है कि अब सप्लाई के कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं, और आगे आने वाले वक्त भी अच्छा ही रहेगा सप्लाई के लिहाज से। और जहाँ तक उसके अगर मैं वेटिंग पीरियड के हवाले से बात करूँ, तो वेटिंग पीरियड अभी भी ज़्यादातर गाड़ियों के अब कम हो गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि सप्लाई अगर इसी तरह से रुझान रहा मुस्बत, तो आने वाले वक्त में जो सप्लाई है वो बेहतर होगी, और वेटिंग पीरियड्स अब वो जो लंबे वेटिंग पीरियड्स थे वो शायद हमें ना दिखें। जहाँ तक आपका सवाल है कमोडिटी प्राइसेस का, बहुत अहम सवाल है, क्योंकि कोई भी ऑटो ओईएम के लिए 75 से 77% जो कॉस्ट है वो मटेरियल की होती है, और मटेरियल कॉस्ट मशरूत होती है, डिपेंडेंट होती है कंप्लीटली ऑन दी कमोडिटी प्राइसेस। अभी पिछले 2-3 तिमाही में कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी सी बिनाइन हुई हैं, मतलब फ्लैट सी हुई हैं, और अभी भी इस समय भी, हालांकि बीच में स्टील की प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ी थी, वो भी अभी थोड़ा सा सॉफ्टन हुई हैं। लेकिन आने वाले वक्त में उसकी कोई पेशगोई करना शायद मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस कई सारे पहलू हैं उस पे मशरूत रहती है। तो इसलिए मुझे आगे के मेरे को तो नहीं पता, लेकिन हाँ, पिछले 2-3 तिमाही से ये सॉफ्टन हुई है। और एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि हाँ, इस वक्त ऐसा नहीं लग रहा है कि कॉस्ट स्ट्रक्चर कोई बहुत तेजी में कोई इतना बदलाव आया हो कि प्राइस हाइक कम करने की जरूरत पड़े। लेकिन हाँ, उस पर हमें नजर बना के रखनी पड़ती है कि कमोडिटी प्राइसेस किस तरफ जाएंगे आगे। शशांक जी, एक आखिरी सवाल, आज आपने सुना ही होगा JSW ग्रुप और MG मोटर इंडिया ने हाथ मिला लिए, वो जेवी फाइनल हो चुका है, और उस मंच पर सज्जन जिंदल साहब ने कहा कि हम एक मारुति मोमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। जिस तरह का दौर 90 के दशक में मारुति लेकर आया था, वैसा ही ये कुछ ईवीज में करना चाहते हैं। इनके लिए कोई खास सलाह? जी, हमारी तो दुआएं उनके साथ में हैं, और उनकी नेक ख्वाहिशें पूरी हों, और ये हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छी बात है कि मैन्युफैक्चरर्स एक इकोसिस्टम में मदद कर रहे हैं, ताकि जो हम तीसरे पोजीशन पे हैं अभी आलमी तौर पे, अगर पैसेंजर व्हीकल के लिहाज से देखें, और इससे और हमारा को इम्प्रूवमेंट हो, माशी हालत बेहतर हो, तो ये हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है। शशांक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में, आज इस गुफ्तगू में शामिल हुए। और दर्शकों से गुजारिश यही है कि अगली बार जब देखें वो CNBC आवाज़ पे कि शशांक जी आज इस गुफ्तगू में होंगे ऑटो सेक्टर की, तो एक उर्दू की किताब ज़रूर लेके बैठें, ताकि तुरंत उसका जो मीनिंग है वो समझ में आ सके। ऐसा लग रहा है हजरतगंज में घूम रहे हैं बहुत देर से, यकीन मानिए। जी, मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, मशकूर, बहुत बहुत शुक्रिया। हैव नाइस डे सर। चलिए अब एक काम करते हैं, इंडिसेस पे आते हैं, एक बार निफ्टी को देखते हैं 46,236, और निफ्टी बैंक निफ्टी करीब करीब 821,830। इंडेक्स में मेरे को अभी भी बहुत कुछ गुंजाइश नज़र नहीं आ रही, अनप्रिडिक्टेबल सा है। लेकिन मारुति को डिस्कस कर लेते हैं। गौरांग, आपने अभी मारुति के मैनेजमेंट को सुना, शशांक जी को, और अच्छी बात है कि ये हर बुरे दौर और अच्छे दौर की बात बखूबी स्क्रीन पे रख देते हैं, कह देते हैं साहब कि हालात ख़राब हैं, और स्वीकार भी कर लेते हैं कि जनाब इससे हम निकल जाएंगे। आज ऑल टाइम हाई मारुति 11,969, आपका व्यू इस वक्त इस मारुति पे? जो बातें कही वीरेंद्र शशांक जी ने, वो सुन के तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनके उर्दू के अल्फाज सुन के और भी अच्छा लगा। माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। मैं सोच रहा था तभी हमारे प्रिय मित्र, परम मित्र गाबा जी कौन सी परिस्थिति में होंगे, क्योंकि जब हिंदी में ही उनको तकलीफ होती है तो उर्दू तो मेरे ख्याल से पता नहीं कौन से तरफ जाता होगा बहुत। कौन से लेकिन फिर भी मारुति के ऊपर काफी लंबे समय से वीरेंद्र हमारी खरीदारी की राय रही है, और मुझे थोड़ा बहुत दुख उस बात का हुआ था जब भार्गव साहब ने इलेक्ट्रिक व्हीकल से दूरी बनाने की बात करके रखी थी, और फिर आखिरकार मारुति अपने नक्शे कदम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में रख रही है, और मेरे ख्याल से अगले साल शायद मारुति ईवी को देखने का मौका मिलेगा हम सबको।
लेकिन फिर भी इन सब परिस्थिति के बावजूद मेरे ख्याल से जिस तरीके से शेयर उभरा है, महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े लेकर के जो सामने आए हैं, एक्सपोर्ट मार्केट जो थोड़ा बहुत ठप पड़ा था वहां पर सुधार हुआ है, और नए लॉन्च के साथ साथ जो पुरानी गाड़ियां नए अवतार में इन्होंने लॉन्च की है वो भी काफी काबिल तारीफ है। वैसे उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया वीरूप, लेकिन एक और पेट्रोल हाइब्रिड आने वाली है और एक और एसयूवी हाइब्रिड लाने का फिलहाल कंपनी का प्लान है। ये एटलीस्ट वो जो मार्केट रिपोर्ट्स कहती है ना, जो अपने ऑटो एनालिस्ट निकाल कर बैठते हैं डीलर्स से कुछ इंफॉर्मेशन जोड़कर, देखते हैं वो कब तक लॉन्च होगी। चलिए आज के टॉप परफॉर्मर से जाते हैं आज के वर्स्ट परफॉर्मर्स पर, और आज धुलाई हो रही है एक बार फिर टाटा मोटर्स की मुनाफा वसूली हावी होती हुई। टाटा केमिकल्स सबसे ज्यादा कमजोर है आज। अब कहां से बिकवाली शुरू हुई और कितनी गिरावट आई है रिसेंट हाई से? सुमित हमारे साथ है उस डेटा को लेकर। सुमित, तो टाटा समूह के अंदर मुनाफा वसूली का दौर अब थोड़ा देखने को मिल रहा है। आज टाटा के आप तमाम कंपनियों को देखिए, टाटा केमिकल, टाटा पावर, टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा मोटर्स, टीसीएस, सब में ऊपरी स्तर से थोड़ी थोड़ी बिकवाली आई है। करीब 15 से लेकर 35% तक का फॉल ये तमाम कंपनियों के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ चुका है। एवरेज भी देखेंगे तो करीब 15% के आसपास का, 16% के आसपास एवरेज आ चुका है। हालिया तेज़ी थी, एक बढ़िया तेज़ी भी देखने को मिली ग्रुप में, और उस तेज़ी के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग, इनफैक्ट ज़्यादातर शेयर अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास ही हैं। और एक अच्छी तेज़ी के बाद जो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली लाजमी भी है, तो वो भी एक वजह है। प्लस अलग अलग ट्रिगर भी बने। एक टाटा सन्स के आईपीओ की बातचीत, जिसके बाद पूरे ग्रुप में ज़ोरदार तेज़ी आई थी। टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा केमिकल, दो सबसे बड़े शेयर थे उस वजह से। उसके बाद बिकवाली, ब्लॉक डील हुई टीसीएस में, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। टाटा केमिकल में वो सोडा ऐश के प्राइसेस कह लीजिए या बैन से बाहर जाने का इम्पैक्ट कह लीजिए, उसकी वजह से बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। प्लस जो अलग अलग इवेंट रहे हैं, जैसे टाटा मोटर में डीमर्जर एंड ऑल, उनका भी एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। रिसेंटली टाटा टेक के ऊपर भी कुछ ब्रोकर हाउसेस की तरफ से एक नेगेटिव व्यूज़ आए हैं, तो सब में कुछ इवेंट्स आ रहे हैं और उस इवेंट का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है टाटा इन्वेस्टमेंट पे। सबसे बड़ी तेज़ी भी इसी में रही थी। वो जो रिसेंटली रिपोर्ट आई थी टाटा के आईपीओ को लेकर, उसमें सबसे ज़्यादा चलने वाला शेयर यही था। 35% ये अपने ऊपरी स्तरों से इरोड हो चुका है। टाटा टेक 28% आईपीओ के बाद से लगातार टूट ही रहा है। टाटा केमिकल करीब 25% ये भी इरोड हो चुका। टाटा एलेक्सी 20% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा टाटा मोटर्स, वो जैसी खबर आई डीमर्जर को लेके, इनके पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल कारोबार को लेकर, वहाँ पीक बना और पीक के बाद से करीब 13% के आसपास की बिकवाली। टाटा पावर 12% की बिकवाली, टाटा कंज्यूमर 12% बिकवाली, और इंडियन होटल्स करीब 10% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ चुकी। तो ये कुछ ऐसे प्रोमिनेंट नाम है जहाँ पर तेज़ बिकवाली, और आज भी ये पूरे ग्रुप के अंदर एक अच्छी खासी बिकवाली आज के सत्र में आपको होते हुए दिखाई पड़ेगी। क्रॉस तो बहुत सेल साइड की पोजीशंस, और सुबह में हम स्टॉक्स की चर्चा भी कर रहे थे। टाटा कॉम पर एक सेल कॉल आया था, स्टॉक दबाव में रहेगा। 1825 का टारगेट मुझे याद है, लेकिन सबसे ज्यादा पिटा है टाटा केमिकल। शुक्रिया सुमित। विकास, टाटा केमिकल्स अगला पड़ाव क्या रहेगा बताइए? 1040 तो हो गया, आई थिंक 1040 का ही टारगेट आज सचिदानंद ने दिया था। अब कुछ और मंदी के दरवाजे खुल रहे हैं क्या? जी अगर देखो तो नीचे की तरफ जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे अभी नेक्स्ट देखने मिलेगा, जो यहाँ पे इसका लॉन्ग टर्म मूव एवरेज के आसपास है, जो 200 डीएमए का है, 1020 के आसपास का है, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसको भी ये ब्रेक करता है तो ये वापस वहां से फिर और भी नीचे फिसल सकता है। आज हालांकि हमने देखा है कि सुबह उसी रेंज पे लो बना के वापस वहां पे एक सपोर्ट ले चुका है, और वहां से अभी ऊपरी रेंज पे ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। बट अगर ये आगे जाके 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 1020 ब्रेक करता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल देखने मिल रही है वो 970 के आसपास की देखने मिल सकती है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे 1020 है, उसके नीचे 970 के आसपास की रेंज यहाँ पे ओपन होते देखने मिल सकती है। टाटा केमिकल आपकी स्क्रीन पे मीन वाइल जरा वो जोमेटो लेके आई जिस पर हम चर्चा कर रहे थे हर्षदा में और गौरांग जी, वो ठीक टाइम पे हमने पिक किया था 162 पे, नाउ इट्स 165। जोमेटो इस वक्त ही हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। चंदन थापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। चंदन, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? चंदन बिल्कुल वीरू, अभी जस्ट ज्वाइन करते आपने एक स्टॉक का नाम बोला जोमेटो, बट ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हो तो मैं इस पर नहीं फोकस करता हूँ। ये स्टॉक अच्छा है, मोमेंटम बनना चाहिए, तो मेरा फोकस रहेगा रियल एस्टेट काउंटर में ओबेरॉय रियल्टी पे। ओबेरॉय आप देखोगे कहीं ना कहीं जिस हिसाब से पिछले 5 दिनों में रिकवरी हुई है, एक मेजर ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। हल्का सा फॉलोअप हुआ
तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर भी देखने को मिलेंगे। तो इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ओबेरॉय रियल्टी में खरीदारी की सलाह रखेंगे। 1360 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 1440 के टारगेट के लिए। ओके, तो ओबेरॉय रियल्टी पर एक बाय साइड का ट्रेड, इस पर हम कुछ देर पहले भी चर्चा कर रहे थे, होल्ड कर रहा है, करीब 1.5% तक का इजाफा है स्टॉक में। चलिए 4 का चौका की तैयारी भी कर लेते हैं। ध्यान रहे सस्ता ऑप्शन के लिए मानस हम आप ही के पास आ रहे हैं। राजेश सातपुते से जानेंगे हम एफएनओ सुपरस्टार, अमित देंगे चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा गौरांग शाह देने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं। मानस तैयार है स्टॉक तो आए आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। तो देखिए एक्सिस बैंक के पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। एक्सिस बैंक ने 2 दिन पहले एक पुलबैक दिखाया, 100 मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस मिला और फिर से गिरावट बढ़ रही है। आई थिंक इस बार ये अपने 200 मूविंग एवरेज को भी ब्रीच कर जाएगा। तो एक्सिस बैंक के 1030 के कॉल पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 1030 का पुट ऑप्शन 13 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 6 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 25 रुपए के टारगेट सेट करिए एक्सिस बैंक के 1030 के पुट ऑप्शन में। 1030 का पुट ऑप्शन आप लेकर चले जो करीब 13-25 पर है, टारगेट आपका 25 का रहेगा। राजेश जी बताइए एफएनओ सुपरस्टार। हर्षदा जी देखिए मेरी नज़र रिलायंस पे ही है। मुझे लगता है रिलायंस यहाँ पे अगर आर्ली चार्ट देखें तो एक ब्रेकआउट हुआ है, हल्का सा ब्रेकआउट है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये कंसोलिडेट हो रहा है पिछले 1 घंटे से इस लेवल के ऊपर, और ये लेवल है करीबन 2870। सो रिलायंस इज अ बाय अबाउट 2870। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 2855 का, और जो इसका टारगेट होगा वो रहेगा 2910 2920। तो एक छोटा स्विंग ट्रेड मुझे मिलता है रिलायंस में। वैसे अगर बाजार में देखें तो ओवरऑल तो बाजार फ्लैट ही है, लेकिन बस ये छोटे छोटे ट्रेड पकड़ने पड़ रहे हैं। जी उसी में रहिए आजकल राजेश जी, छोटे छोटे ट्रेड से फोकस करें, कम से कम कोई बड़े उलट फेर का डर तो नहीं रहेगा। अगले ट्रेड की तरफ चलते हैं, यहाँ पे पिक करेंगे अमित सेठ जी से आज का चार्ट का चमत्कार। अमित जी क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, मैं एक डिफेंसिव के साथ जाना चाहूंगा, कोलगेट पामोलिव। बढ़ेगा लेकिन फिलहाल कॉन्फिडेंस निफ्टी बैंक पर दिख रहा है। अच्छा, एफएमसीजी कंपनी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कल आपको याद होगा एफएमसीजी कंपनियों की धुलाई हो रही थी। आज टाटा कंज्यूमर अभी भी कमजोर है, लेकिन एफएमसीजी इंडेक्स 250 पॉइंट ऊपर। आईटीसी डे हाई पर ट्रेड करता हुआ आप देखिए। मैरिको का स्टॉक ये भी करीब करीब आज हाई के करीब बढ़ने लगा है। कोलगेट में भी एक अच्छा खासा इजाफा बनता हुआ, 2689 के लेवल्स दिन की ऊंचाई थी 2677, और नेस्ले सब में तेजी देखने को मिली है। अमित पहले तो आईटीसी टेक्निकली बताइए, आज की चाल क्या और तेजी की तरफ इशारा है, क्या और स्टॉक अपने गेन्स को बढ़ा सकता है? क्योंकि जो सप्लाई ओवरहैंग था दैट्स आउट ऑफ द विंडो, जो ब्रिटिश अमेरिकन टबैको ने हिस्सा बेचा वो बेचा। जी डेफिनेटली मैम, हमने देखा कि काफी दिनों से आईटीसी में कंसोलिडेशन चल रहा था 400-420 के लेवल पे। उसके बाद स्टेक सेल की न्यूज आई, लेकिन द थिंग वाज कि सस्टेन नहीं कर पाया। ऊपर से प्राइस ने जो हाई बनाया था लगभग 436 का, नीचे इसने ऑलमोस्ट 407 के लेवल्स बना दिए। एक चीज तो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि 400-410 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो एक प्रीएम्प्टिव ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन स्ट्रेंथ इसमें ये तभी आएगी जब स्टॉक एक बार 425 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा। तो फिलहाल सलाह यही है कि एक प्रीएम्प्टिव ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल है। 407 का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट्स रहेंगे 425 के। 425 के ऊपर निकलता है तो फिर शायद एक थोड़ी सी ज्यादा तेजी यहाँ पे बनेगी। 25 के ऊपर निकले तो शायद और तेजी बनती हुई दिखाई देगी। ये फिलहाल आपके लिए आईटीसी का खाल। गौरांग, हम पहले टाटा ग्रुप कंपनियों की चर्चा कर रहे थे। ये टाटा कंज्यूमर में ऐसे कोई कारण नहीं थे करेक्शन के। ऑफकोर्स टाटा केमिकल्स, वो टाटा सन्स की लिस्टिंग होगी, वो क्रॉस होल्डिंग के चक्कर में कुछ तेजी बनी तो वहां पर एक करेक्शन आया, लेकिन टाटा कंज्यूमर में इस तरह के मूव्स क्यों आ रहे हैं? अर्शिदा, पूरा एफएमसीजी क्षेत्र अगर आप देखें तो दबाव में है। पहले तो कच्चे तेल में उबाल, फिर 2 दिन पहले पाम ऑयल जो आता है हमारे देश में, वहां पर 2 या 3 महीने के सर्वोच्चम स्तर आए। और पाम ऑयल ज्यादातर एफएमसीजी कंपनियों के लिए एक बहुत ही जरूरी लागत खर्च के रूप में होता है। क्रूड इनपुट होता है, ये कोर इनपुट होता है, माफ कीजिएगा। तो उसको लेकर के अनिश्चितता का वातावरण, और ये बात कुछ चल रही थी बाजारों में कि शायद ग्रामीण और मध्य ग्रामीण इलाकों से हमारे भारत देश के जो मांग का सहारा एफएमसीजी कंपनीज को मिलता है वॉल्यूम्स पर और मार्जिन्स पर, उसको फिर से रफ्तार पकड़ने के लिए कुछ समय लगेगा। शायद चौथी तिमाही में भी थोड़े बहुत मायूस
सी भरे नतीजे आंकड़े चौथी तिमाही में एफएमसीजी क्षेत्र के रह सकते हैं, ऐसा एक आकलन बाजार में, या बातें बाजार में घूम रही है, उसका दबाव शायद यहाँ पर दिख रहा है। और एक ओवरऑल जो हैंगओवर है इन टर्म्स ऑफ टाटा सन्स और उनकी समूह की कंपनियों में बिकवाली वगैरह, उसकी वजह से। लेकिन 1120-1130 के आसपास अर्शिदा, अगर आपके पास लंबी अवधि का नजरिया है तो मेरे ख्याल से बुनियादी तर्क के आधार पर ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है कि आपको लंबी अवधि की जो विचारधारा और निवेश है टाटा कंज्यूमर में, उसमें किसी तरह का बदलाव करना चाहिए। उल्टा अगर ऊपरी स्तर पर है तो और जोड़ सकते हैं, और अगर नहीं है तो खरीदारी की सोच रहे हैं इस स्तर पर। तो शायद लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए इससे बेहतर मौका नहीं होगा इन स्टॉक्स में पोजीशन लेने का। अच्छा, बाय द वे एक बार कोटक महिंद्रा बैंक स्क्रीन पर लेकर आते हैं। दिग्गज बैंकों पर नजरें। आईसीआईसीआई बैंक हमने मेंशन किया था कार्यक्रम की शुरुआत में, कोटक रेजिलिएंट है, करीब करीब 1% की तेजी यहाँ देखने को मिली है। मानस ट्रेड के पक्ष में है या नहीं? देखिए, अगर हम जितने बैंकिंग स्टॉक्स हैं, स्पेशली प्राइवेट बैंकिंग नेम्स से उसमें उसको कंपेयर करें तो सबसे बेहतर तो कोटक बैंक ही है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जिसका नेकलाइन 1770 के आसपास है। और अगर एक बार ये 1770 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 100 रुपए का आपको बिल्कुल दिखा सकता है। तो अगर बैंकिंग में कहीं पर खरीदारी करनी है, स्पेशली प्राइवेट बैंकिंग में, तो यहीं पर खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस है 1730 का लगाइए और टारगेट सेट करिए 1820 के आसपास का। जी, कोटक महिंद्रा बैंक। और अभी कुछ देर पहले राजेश जी की रिलायंस इंडस्ट्रीज पे एक बाय कॉल थी। 2884 पे रिलायंस डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। रिलायंस इटसेल्फ अगर आप देखें तो निफ्टी को एक बेस बनाने में और अपसाइड प्रोवाइड करने में एक मददगार साबित हुआ है, क्योंकि पिछले 3 दिन से दिक्कत ये हुई थी कि रिलायंस भी पेन में था, आईटी भी पेन में था, निफ्टी बैंक पेन में था। पर आज रिलायंस ने कुछ कंफर्ट दिया है। रिलायंस 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की रेंज को एटलीस्ट होल्ड कर रहा है और अटेम्प्ट करता हुआ कुछ शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को यहाँ से। अच्छा, अब स्क्रीन पर रखिएगा आप एक बार एमजीएल में मूव ठीक ठाक आ रहे हैं। एमजीएल इस वक्त ज़रा एक बार स्क्रीन पर रखेंगे, और यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे कुछ इसके ऑप्शंस आ रहे थे। 1290 पैकेट ट्रेड करता हुआ, बट क्या मैं इसको पिक करूँ ट्रेड के पर्सपेक्टिव से बात करूँ? नहीं, अवॉइड करूँगा क्योंकि अभी इसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई ट्रेजेक्टरी जो कि परसिस्ट करती है करीब 1310 पे, उसको अभी इसने क्रॉस नहीं किया है। आईटीसी इस वक्त एक मूव देता हुआ, आईटीसी में मूव अच्छे खासे आ रहे हैं, और पॉलीकैब को डिस्कशन में इस वक्त इंक्लूड करते हैं। अब मानस, पॉलीकैब में आपकी रीडिंग क्या कह रही है? देखिए, पॉलीकैब की जहां तक बात है, मैंने इसमें कल एक सेल रिकमेंडेशन दिया था। स्टॉक नीचे गया, 46 के आसपास बॉटम बना, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। लेकिन खरीदारी अभी भी नहीं करनी है। खरीदारी तो केवल 4850 के ऊपर ही करेंगे। अगर 4850 के लेवल सस्टेन करेंगे तो ही यहाँ पर खरीदारी करेंगे, अदरवाइज फिलहाल के लिए वेट करना बेहतर रहेगा। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है मॉर्निंग में, तो एक बहुत पास में स्टॉप लॉस लगा के रखिए 4724 का। उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकल जाएगी। ओके, फिलहाल आपके लिए पॉलीकैब, थोड़ा सा इंतजार करें। अब जोड़ लेते हैं कार्यक्रम में मार्केट बिग वॉइस कंप्लीट सर्कल के गुरमीत चड्डा। गुरमीत, पॉलीकैब डिस्कस कर रहे थे तो इसी के साथ शुरुआत करती हूँ। हाल फिलहाल में करेक्शन जो आया उसमें कुछ मौका दिखा आपको? पोजीशंस बढ़ाई हैं या नहीं? हमारे साथ हर्षद जी, हमने क्योंकि हम ऑलमोस्ट आईपीओ के लेवल्स पे इन्वेस्टेड थे, तो हमारा वेटेज पोर्टफोलियो में करीबन 3-3.5% है, वो बरकरार रखा है। और मैंने पहले भी चर्चा की थी जब ये टैक्स इवेंट हुआ था कि इमीडिएटली कभी एक्शन नहीं लेना चाहिए ऐसे, और आपको वेट आउट करना चाहिए। तो स्टॉक में रिकवरी लगभग 3800 आ गया था जब ये सर्च रिलेटेड न्यूज़ थी। हम और पोजीशन नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि मैं वेट करना चाहूँगा कितना इम्पैक्ट है, क्योंकि कुछ उसमें जो वर्डिंग्स थी वो थोड़ी हार्श थी, जो टैक्स अथॉरिटीज़ की थी। हम थोड़ा वेट आउट करना चाहेंगे कि इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है, कितना जीएसटी इम्पैक्ट है, कितना टैक्स इम्पैक्ट है। अगर तो 1 क्वार्टर का इम्पैक्ट है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, तो आई थिंक स्टॉक फॉरवर्ड मूव करेगा। बाजार को ऐसा लग रहा है कि इम्पैक्ट लिमिटेड है, इसलिए कई बार बहुत कुछ प्राइस में होता है। बट काफ़ी सारे बहुत अच्छा करेक्शन आया है बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में, रियल एस्टेट नेम्स में भी करेक्शन आया है, सीमेंट के नेम्स में भी करेक्शन आया है, आपके टाइल मेकर्स जैसे कजारिया वगैरह है, वहाँ पे भी अच्छा करेक्शन आया है। तो बिल्डिंग मटेरियल स्पेस अच्छी लगती है, हाउसिंग डिमांड रोबस्ट है, गवर्नमेंट और उसको मेट्रो हाउसिंग में भी कोई ना कोई कवर करेगी हाउसिंग स्कीम को। तो ओवरऑल मुझे हाउसिंग डिमांड में कोई सॉफ्टनेस नहीं दिखती है, तो ये अच्छा मौका है लोड अप करने का पूरा बिल्डिंग मटेरियल होम इम्प्रूवमेंट स्पेस को। अब
देखते हैं यहाँ पर कुछ और तेजी आए तब शायद उसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि वो रीसेंट झटके का अभी भी ओवरहैंग है। हालांकि बिजनेस में कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, आयशा मोटर्स, ये एक स्टॉक आप आई एम श्योर पर्सनली भी ट्रैक करते हैं, कंसिडरिंग यू हैव वन ऑफ द व्हीकल्स। ये यूबीएस कह रहा है कि बहुत बढ़िया बाय है। 4300 पहले टारगेट था, 5000 के टारगेट्स ये कह रहे हैं। स्पेशली जो इनके पियर्स से 17-18% के डिस्काउंट पर जो स्टॉक ट्रेड कर रहा था वो अट्रैक्टिव लगा। क्या आपको भी पसंद है आयशा इस समय? क्या आपको लग रहा है ये एक आउट परफॉर्मर साबित हो सकता है टू व्हीलर साइड पर? मुझे लगता है वैल्यूएशन थोड़ा सा फेयर प्लस जोन में है, मैं नहीं बोलूंगा चीप है। और एक जो कंसर्न था मार्केट का कि क्योंकि नए लॉन्चेस हो रहे थे बजाज के, हीरो ने टाई अप किया था हार्ले से, और आयशर एकदम इम्पैक्ट हो जाएगा, वो मुझे लग रहा था कि थोड़ा ओवर रिएक्ट किया था स्टॉक ने उस टाइम पे, क्योंकि हमने वो चीज पेंट्स में भी देखी थी जब ग्रासिम का लॉन्च हुआ था। डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करने में, सर्विस नेटवर्क सेटअप करने में, एक्सपोर्ट मार्केट बनाने में बहुत टाइम लगता है और एक ब्रांड का अपना मोड होता है। तो उस लेवल से ऑब्वियसली आयशर ने बहुत अच्छा किया और बाकी टू व्हीलर स्टॉक्स ने भी अच्छा किया है। हमारा पसंदीदा स्टॉक टीवीएस है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर वॉल्यूम ग्रोथ है, आईक्यूब उनका बहुत अच्छा रन रेट में है, उसका शेयर बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन डबल डिजिट आ गए हैं, कैपिटल एलोकेशन इश्यूज उन्होंने सॉल्व कर लिए हैं, थोड़ा सा वैल्यू अनलॉकिंग भी है जो उनकी इन हाउस एनबीएफसी है, और एक्सपोर्ट मार्केट में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्कूटर सेगमेंट में भी अच्छा कर रहे हैं। तो आई थिंक ये हमें पसंद है और इसकी हमें इनकी एक एंसिलरी है, क्लेटन है, वो पसंद है। और बाकी हमारा फोकस अभी भी फोर व्हीलर पे ज्यादा है। हमें लगता है जो बाकी चीजें हैं वो थोड़ी सिक्लिकल है, स्पेशली कमर्शियल व्हीकल, थोड़ा बहुत टू व्हीलर क्योंकि रूरल एरिया में डिपेंडेंट है। पर्सनल व्हीकल की डिमांड मुझे काफी स्टेडी और लॉन्ग टर्म लगती है, तो हमारा फोकस टाटा मोटर्स, एमएनएम यहाँ पे ज्यादा। ओके अच्छा गुरमीत, ये गुड आफ्टरनून, वीरेंद्र बोल रहा हूँ स्टूडियो से। ये सेक्टर्स की बात, स्टॉक्स की बात चलती रहेगी, लेकिन अभी जिस तरीके के इवेंट्स लाइंड अप है, आई मीन चुनाव, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, नई सरकार का गठन, फुल फ्लेज आई मीन बजट, फिर अर्निंग सीजन, और साथ ही साथ आपका मॉनसून की प्रोसीडिंग्स कैसी होंगी या फिर स्काई मार्केट की टिप्पणी क्या होती हैं। आप लोगों ने अपने आप को स्ट्रेटेजिकली अप्रैल मई जून में कैसे प्लेस किया है? आई मीन यहाँ पे क्या आप लोग इस डिप को इनफ डिप मानते हैं कि बस हो चुका है, ये जो प्राइस डैमेज होना चाहिए था, यहाँ पे फुल एफर्ट्स आप लोगों के बाइंग में है, या फिर यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं थोड़ा सा, अभी आपको और डिप की गुंजाइश लग रही है? अगले 2-3 महीने में अप्रोच कैसे करना चाहिए मार्केट को अपने कैपिटल के साथ, स्पेशली इन्वेस्टमेंट कैपिटल के साथ? बहुत अच्छा सवाल पूछा वीरू जी आपने। मेरे हिसाब से आपको मार्केट के खाली लेवल्स नहीं देखने चाहिए, स्मॉल और मिड कैप में काफी ब्रेकडाउन हुआ है। अगर आप ब्रेथ देखें मार्केट के, कुछ जगह प्राइस डैमेज पहले होता था, करेक्शन आता था, रिकवरी आती थी, बहुत सारे पॉकेट्स में रिकवरी नहीं आ रही है, फॉलो थ्रू नहीं हो रहा है, और कुछ ये स्ट्रेस टेस्ट का नतीजा है, कुछ बाजार कारण ढूंढता है। कल उसको बैंक ऑफ जापान का 0.1% हाइक का कारण मिल गया, लास्ट वीक स्ट्रेस टेस्ट था, कुछ महीने पहले सप्लाई चेन इश्यूज थे रेड सी में और बाकी पे, उससे पहले अब इजराइल हमास के बारे में ज्यादा चर्चा ही नहीं होती है। तो बाजार कारण ढूंढता है जब वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं होता है, वही हुआ इस स्पेस में। तो बहुत अच्छे स्टॉक्स भी कुछ कोलैटरल डैमेज हुआ है, जैसे मैंने पहले चर्चा की, ऑटो एंसिलरीज में प्राइस 15-20% करेक्शन आया है, बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में 20% से ऊपर का करेक्शन आया है, सीमेंट स्टॉक्स में टियर 2 में काफी करेक्शन आया है, और डिफेंस स्टॉक्स में बहुत ठीक ठाक करेक्शन आया है, रेलवे स्टॉक्स में आप देखेंगे 20-25% करेक्शन है। तो मुझे लगता है कि बाजार परफेक्ट लेवल्स कभी नहीं देगा, तो हम स्टैगर्ड अप्रोच रख रहे हैं। हमने ऑलमोस्ट, हमारे पास 10% का ड्राई पाउडर था, हमने करीबन 30-40% डिप्लॉय कर दिया है, और हम ग्रेजुअली और करेंगे, और हमें फ्लोज भी अच्छे आ रहे हैं बाय गॉड्स ग्रेस, तो हम उसको डिप्लॉय कर रहे हैं। और दूसरा मुझे लगता है कि एक जो बड़ा इवेंट है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, जो जून है वो बहुत बड़ा इवेंट है, एक इलेक्शन रिजल्ट है। मुझे लगता है बाजार ये फैक्टर इन कर रहा है कि नंबर ऑफ सीट्स क्या होंगी, मुझे लगता नहीं कितना कोई कंसर्न है पॉलिटिकल, हालांकि कुछ बदल सकता है इलेक्शन। दूसरा जो बॉन्ड इंक्लूजन है वीरेंद्र जी, बहुत बड़ा इवेंट है, ये 30-40 बिलियन डॉलर का जो फ्लो आएगा, वो एक बॉन्ड यील्ड पे जो इम्पैक्ट करेगा वो अलग है, हमारे फाइनेंशियल्स की बैलेंस शीट फ्री करेगा। ये पैसा प्राइवेट के, जो हम लेजी फाइनेंसिंग करते थे, बैंक्स एसएलआर रेशियो पहुंचा देते थे 24-25%, वो प्राइवेट कैपेक्स और लेंडिंग में पैसा जाएगा और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, और स्ट्रक्चरली कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होने वाले हैं, और हो सकता है रेटिंग अपग्रेड भी आए इस इवेंट के बाद।
तो मेरे हिसाब से अगर आपको करेक्शन मिल रहा है इलेक्शंस के पहले और ठीक ठाक प्राइस एक्शन मिल रहा है, आपको उसका एडवांटेज लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता इस बुल मार्केट साइकिल में कोई मुझे संदेह है किसी तरीके का, और करेक्शन शार्प होते हैं बुल साइकिल में, ये भी उनका एक पार्ट है। चलिए, तो अगले 3 महीने में कैसे अप्रोच करना है मार्केट को, उस पर थोड़ी सी टिप्पणी यहाँ पे गुरमीत की। अच्छा गुरमीत, एक स्पेस जिस पर शायद सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ग्लोबल मार्केट्स का, ग्लोबल डिमांड का, और वो है मेटल्स। और अधिकतर टेक्निकल एनालिस्ट जो हैं इस बार मेटल्स पे गलत साबित हुए हैं। अमूमन एक धारणा ये होती है कि सिक्लिकल है, इसको प्ले करो, टॉप आउट होने के जब संकेत देने लगे तो अलविदा कह दो। लेकिन इस बार टॉप आउट की एक फीलिंग आई थी अप्रैल में 22 में, वो गलत हो गई। फिर जनवरी 2023 में आई थी, वो भी गलत हो गई। उसके बाद एक फीलिंग आई थी सितंबर 2023 में, वो भी गलत साबित हो गई। और एक बार अभी एक टॉप बना है 4 मार्च को 8506 का। मेटल्स आपका व्यू इस वक्त, क्योंकि लोग पैसा बना के बैठे हैं, जो भी होल्ड करके बैठा है, कोई एग्जिट पॉइंट नजर आता है आपको और लॉजिकल रीजन टू एग्जिट? देखिए, मेरा मानना है इसको ब्रेक करना चाहिए, पूरे मेटल स्पेस को एक साथ प्लग नहीं करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि हम एक इन्वेस्टमेंट साइकिल में एंटर हो रहे हैं और ये बहुत स्ट्रक्चरल है। बीच बीच में चाइना रिलेटेड ग्लोबल फैक्टर्स आते हैं, उससे हमें देखने को मिलता है। जैसे टाटा स्टील है, जेन्युइन टर्न अराउंड है। उनका यूके का जो वाला है उसको इस क्वार्टर में आई थिंक क्लोजर होगा। मैसिव डेट रिडक्शन हुआ है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बहुत नया कैपेसिटी अभी कलीनानगर जो है वहाँ पे ऐड होने वाला है। तो मुझे लगता है काफी स्ट्रक्चर है। बाय ऑन डिप्स मानता हूँ मैं टाटा स्टील। कुछ छोटी स्पेशलिटी स्टील कंपनी है जहाँ पे मैनेजमेंट चेंज है, स्ट्रक्चरल चेंजेस है, जैसे मुकुंद है, बजाज इज नाउ द ओनर, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा नॉन फेरस स्पेस में केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। तो वहाँ वो मेरी समझ कम है, इसलिए मैं उस स्पेस से थोड़ा सा दूर रहता हूँ। बट स्टील मुझे अच्छा लगता है, और ओवरऑल जैसे सीमेंट को भी मैं बिल्डिंग मटेरियल में मानता हूँ, आप मेटल्स में नहीं, बट मैं वो मानता हूँ। तो मुझे लगता है हम एक इन्वेस्टमेंट, आपको पहले ये कॉल लेनी है कि आप इन्वेस्टमेंट साइकिल में है कि नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट साइकिल में हैं तो आपको बहुत शॉर्ट टर्म व्यू बनाने की जरूरत नहीं है मेटल्स। गुरमीत, टीसीएस कल के ब्लॉक में हम सब ढूंढ रहे थे कि खरीदा किसने, क्या आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और टीसीएस पर इस समय व्यू क्या रहेगा? नहीं, हमने टीसीएस नहीं, हमने थोड़ा एचसीएल ऐड किया पोर्टफोलियो में, क्योंकि उनके 3 सेगमेंट्स हैं और थोड़ा उनका जो डिमांड है वो थोड़ा सा नॉन डिस्क्रिशनरी ज्यादा है वर्सेस जो टॉप बाकी आईटी है। और अच्छा हमने इंप्रूवमेंट देखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म बिजनेस भी कंट्रीब्यूट किया, ईआरडी और आईटी सर्विसेज तो करता ही था, एआई में अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरी कुछ हेड हंटर से बात हुई अर्षद जी, आईटी की हायरिंग वापस से आ गई है। तो ये बीच में जो फर्लोज बढ़े थे और कैंपस हायरिंग में था, ये अर्ली ट्रेंड है। एआई रिलेटेड ट्रेनिंग ज्यादा है इसमें, और क्लाउड मॉडर्नाइजेशन रिलेटेड वापस इंक्वायरीज हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा अगर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो आईटी थोड़ा सा डिफेंसिव पॉकेट भी माना जाता है। तो लार्ज कैप आईटी में हम थोड़ा सा निबल कर रहे हैं। मिड कैप आईटी में हमने थोड़ा केपीआईटी ऐड किया है, क्योंकि अच्छा अराउंड 20% का करेक्शन दिया है पीक से, और थोड़ा सा टाटा टेक्नोलॉजी ऐड किया। लेकिन टाटा टेक में गुरमीत, आपको क्या लग रहा है किस तरह के रिटर्न्स बनते दिखाई देंगे? क्योंकि आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जो बेसिकली मेंशन कर रही है, और ये पहले भी कंसर्न आया था कि इनके जो एंकर क्लाइंट्स हैं वहां पर बिजनेस अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, लेकिन नॉन एंकर क्लाइंट्स में कारोबार को स्केल नहीं कर पा रहे हैं। और ये दिक्कत शायद हर किसी प्लेयर के साथ होती है। टाटा टेक्नोलॉजीज के लिए कितनी बड़ी परेशानी साबित हो सकती है? देखिए, थोड़ा सा ये बिजनेस लंपी है, तो अगर कोई नया लेबल ऐड होता है तो एकदम से अनाउंसमेंट होती है, और पर उसको प्ले आउट थोड़ा ग्रेजुअली होता है। फिर कई बार बीच मिडवे कॉन्ट्रैक्ट में भी हमने देखा है कुछ इश्यूज आते हैं। पर टाटा टेक की अगर आप बात करें तो ये डिजिटल इंजीनियरिंग कंपनी है, खाली आईटी कंपनी नहीं है। ये पूरे वैल्यू चेन में ऑटो की, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्सेप्ट, डिजाइन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टू सॉफ्टवेयर टू द डिजाइन एंड कस्टमर। इनफैक्ट जिनका रोबोटिक्स है वो फैक्ट्री मॉनिटरिंग भी करता है। एयर इंडिया के काफी प्लेन्स को उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके कार्गो प्लेन्स में कन्वर्ट किया है। बहुत बहुत अच्छी एबिलिटीज है, और मेरा ये मानना है कि डिजिटल इंजीनियरिंग जो है एक प्लस पॉइंट होने वाला है इंडिया का। इसकी एप्लीकेशंस ऑटो के बियॉन्ड भी होने वाली है, एरोस्पेस में होने वाली है, डिफेंस में होने वाली है, इसकी कई वाइड स्प्रेड एप्लीकेशंस होने वाली है। तो ये मुझे स्पेस अच्छा लगता है। और डिजिटल इंजीनियरिंग में काफी चीजें आ जाएंगी, ड्रोन्स आएंगे, सिमुलेटर्स आएंगे। सिमुलेटर्स को आप डिफेंस में भी यूज कर सकते हैं, सिमुलेटर्स एग्रीकल्चर में भी यूसेज है, सिमुलेटर्स का बहुत जगह यूसेज है।
तो इस स्पेस को आपको थोड़े डिफरेंट लेंस से देखना है, इसको आपको साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी की तरफ, जैसे डिक्सन और ईएमएस की जो थीम थी 3-4 साल पहले, सब वैल्यूएशंस पे फोकस कर रहे थे। किसी ने ये नहीं सोचा था कि मोबाइल एक्सपोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इस स्पेस में भी डिजिटल इंजीनियरिंग में आपको साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना है। मेरा ये मानना है ये काफी एक्साइटिंग स्पेस है। आप थोड़ा डाइवर्सिफाई करेंगे तो यहाँ बहुत वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। अच्छा गुरमीत जी, मौका और टाइम दोनों को देखते हुए एक सवाल पूछता हूँ। होली नज़दीक है, समर्स नज़दीक हैं, और समर तो खैर आएगी हैं आपकी, और चुनाव नज़दीक है। लिकर स्टॉक्स पे आपका व्यू? हमारे यूनाइटेड ब्रेवरीज एंड यूएसएल दोनों ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। इनमें से एक को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए अभी? देखिए ये आई थिंक यूनाइटेड स्पिरिट्स में ऐसा लग रहा है कि फाइनली, हालांकि मैं हर थोड़ी देर बाद कमेंट्री आती थी कि टर्न अराउंड हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि फाइनली चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अगर आप प्रीमियम का शेयर देखेंगे वो बढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रीमियमाइजेशन पूरा प्ले हो रहा है, नए ब्रांड्स आ रहे हैं, और इंडिया लार्जली इज अ विस्की ड्रिंकिंग नेशन। अगर आप शेयर देखेंगे वीज़ ग्लोबली विस्की का शेयर बहुत ज्यादा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स अच्छा लगता है, कुछ सिलेक्टेड वाइन प्लेस भी अच्छे हैं, बट वहाँ थोड़ा पॉलिसी वो होता है, तो हमें हमारे रेडार में सुले भी है, सुले वाइनयार्ड्स भी है, बट पसंदीदा यूनाइटेड स्पिरिट्स होगी। हमें वरुण बेवरेज भी अच्छा लगता है, हालांकि लिकर से रिलेटेड नहीं है, बट समर सीजन इन जनरली बेवरेज कंपनीज के लिए अच्छा होता है पीक से, और वरुण ने और कैपेसिटी ऐड करी है, अफ्रीका में वेंचर किया है, अभी बहुत अच्छा एक्विजिशन किया है। और थोड़ा सा आप, क्योंकि समर थी में, आप थोड़ा सा जो सिक्लिकल स्टॉक्स हैं जैसे सिम्फनी है, वोल्टास है, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस है, वहां भी आपको थोड़ा सा एक्शन देखने को मिला। और इलेक्शन एक तरीके का मिनी स्टिमुलस होता है फिरोजी, ये बहुत ज्यादा सेमी अर्बन और रूरल में स्टिमुलस करता है, द काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर व्हिच हैपेंस। तो मैरिज सीजन के बाद जो सेकंड स्टिमुलस है वो इलेक्शन होता है, तो इससे मुझे लगता है थोड़ा सा जो रूरल और सेमी अर्बन रिलेटेड थीम्स हैं कंज्यूमर कंपनीज की फोकस में आ सकती है, इसमें एफएमसीजी कंपनीज भी आएंगी। अच्छा, एक बात है कि इस मंच पे वरुण बेवरेजेस को लेकर जितनी पॉजिटिव कमेंट्री मैंने सुनी है, शायद और किसी दूसरे स्टॉक को लेकर नहीं सुनी हो। वरुण बेवरेजेस रखेगा स्क्रीन पे, इट्स 1400, इसकी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी थी करीब 1558 की, रिट्रेस हुआ था कुछ, यहाँ पे थोड़ा सा आके ट्रेड करता हुआ। खैर आई थिंक आईटीसी में जो बैट का एग्जिट था और उसके बाद जो नाम आए वो अपनी जगह है, और जीक्यूजी भी अगर आप देखें यहाँ पे एक चंक लेके गए थे। गुरमीत, क्या आईटीसी मोर और लेस एक 390 380 के जोन में एक बेस बना चुका है? मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से आपको लगता है जो एग्जिट्स होने थे वो हो गए, बस वो एक फियर सूटी वाला है, उसको अगर मैं थोड़ा दरकिनार कर दूं तो क्या 390 का प्राइस, 410 का प्राइस आपको एक रीजनेबल एंट्री पॉइंट दे रहा है? क्या आईटीसी किसी बड़े मूव के लिए तैयार कर रहा है अपने आप को इस प्राइस से? जिन लोगों ने इसमें एंट्री करी है उनके नाम देखने के बाद 100% मुझे लगता है काफी है। और आईटीसी हर स्टॉक का एक कहते हैं वीरू जी चाल या नेचर होता है, स्टॉक कंसोलिडेट करता है फिर ब्रेकआउट करता है। 3-4 साल हमने रिलायंस में भी देखा है, आईटीसी में भी देखा है। आईटीसी मुझे लगता है जो होटल डिमर्जर है, ये जो बाजार थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ कि मर्ज एंड डीमर्ज एंटिटी में भी एक जो स्टेक था वो 100% डिमर्जर नहीं था टेक्निकली, उस डिसअपॉइंटमेंट से वो करेक्ट होना शुरू हुआ 500 प्लस के लेवल से, फिर सिगरेट वॉल्यूम थोड़े फ्लैट आए, बजट के आसपास थोड़ा लगता है कि वापस से एक्साइज ड्यूटी वगैरह बढ़ेगी। मेरा ये मानना है जो उन्होंने एफएमसीजी बिजनेस क्रिएट किया है वो बहुत समय लगता है क्रिएट करने में। आज वो 20,000 करोड़ का टॉप लाइन की बात कर रहे हैं डबल डिजिट ऑपरेटिंग मार्जिन में। डाबर इससे आधा टर्नओवर करता है 11,000 करोड़, डाबर का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ है। तो अब मेरे हिसाब से जो एफएमसीजी बिजनेस अकेला है आईटीसी का, वो उसकी वैल्यूएशन 2.5 लाख करोड़ होनी चाहिए, जो कि अभी तक उसका कंट्रीब्यूशन शायद एबिट में 20-25% होगा। तो मुझे लगता है काफी वैल्यू अनलॉकिंग होनी है आईटीसी में। तो अब जैसे ये थोड़ा सा ओवरहैंग दूर होता है, होटल बिजनेस डीमर्ज होता है, एफएमसीजी बिजनेस का वैल्यूएशन लगता है, और बहुत अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड यील्ड अच्छा है, काफी स्टेडी बिजनेस है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे लेवल्स पे हमने काफी ऐड किया है पोर्टफोलियो में पिछले कुछ दिनों में। Gurmeet, always a pleasure speaking to you. Have a good week and होली की एडवांस में शुभकामनाएं। थैंक यू। बाजार पर वापस लौटते हैं तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कायम है, लेकिन इस समय कोशिश निफ्टी तो कर ही रहा है कि 21,800 के ऊपर एक क्लोज हमें दिखा पाए। 21,837 के आसपास ये लेवल्स आपके लिए स्क्रीन पर 20 पॉइंट ऊपर। निफ्टी बैंक कभी भी 100 पॉइंट नीचे ही ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। ये फिलहाल है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स क्या हैं वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। गाबा जी बताइए क्या ट्रेड लेंगे? एग्रेसिव कॉल है और वो है आरबीएल बैंक।
ट्रेड करा है 232 पर आरबीएल बैंक। 4 दिन की एक सेटिंग मिली है यहाँ पर। स्टॉप होगा 228, ₹4 का स्टॉप है। अपसाइड जो टारगेट है 242 पॉसिबिलिटी है आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है। चंदन, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, मेरा फोकस रहेगा जोमेटो पे। अच्छा सेटअप है यहाँ पे, जिस हिसाब से आज का प्राइस पैटर्न बना है और होल्ड कर रहा है, यहाँ पे मूव बनना चाहिए। 162 का छोटा सा सपोर्ट रहेगा, 171 के टारगेट, 171 का टारगेट। राजेश जी, आप क्या कैरी करेंगे फ्राइडे थर्सडे मॉर्निंग के लिए? वीरेन जी, मैं नया तो डेफिनेटली नहीं कैरी करूंगा। वही जो कॉल जो 2 बजे दिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिलायंस, मुझे लगता है उसी पे फोकस करेंगे। सिर्फ रिएटरेट करूंगा, एसबीआई का जो टारगेट है 246 का है, 727 का स्टॉप लॉस बताया था, तो वो स्टॉप लॉस सिर्फ अभी चेंज करे 730। तो 730 के स्टॉप लॉस के साथ एसबीआई कैरी करे, टारगेट होगा 746 का। ओके, यहाँ पे हो गया राजेश जी का ट्रेड। यहाँ पे रिलायंस और एसबीआई में इनका कन्विक्शन ज़्यादा है इस वक्त। अमित जी, आपके कैरी करेंगे? वीरेन जी, थोड़ा सा डिफिकल्ट मार्केट है, तो मैं भी आईसीआईसीआई बैंक जो मैंने पहले दिया था उसके साथ ही रहूंगा, क्योंकि बहुत कम काउंटर्स है जहाँ पे स्ट्रेंथ है और अभी शॉर्ट नहीं करना चाहूंगा। इसी को रिट्रेट करूंगा। 1085 है, 1110 1115 के टारगेट्स, 1070 का स्टॉप लॉस। तो आईसीआईसीआई बैंक में एक अपॉर्चुनिटी अमित ने ढूंढी है। लाइफ कम्स अ फुल सर्कल। इसी के साथ शुरुआत हुई, इसी के साथ आज का क्लोज भी होगा। मानस, आपका ट्रेड? तो देखिए, बिकवाली करने का ट्रेड होगा। इन्फोसिस पे बिकवाली करेंगे। कल 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला था। आज मॉर्निंग में एक अटेम्प्ट किया स्टॉक ने, लेकिन वो 100 डे मूविंग एवरेज को रीगेन नहीं कर पाया और फिर से वहां सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो इन्फी के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 1560 के प्राइस चल रहे हैं। 1576 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है इन्फी के फ्यूचर में और टारगेट सेट करने हैं 1530 के, 1530 के। फिलहाल इन्फोसिस में एक शॉर्ट साइड का ट्रेड आपके लिए आ रहा है। बैंकों में अभी भी तेजी की पोजीशंस, लेकिन आईटी जैसे काउंटर जहां पर वीकनेस परसिस्ट कर सकती है। मार्केट क्लोज की तरफ कहां जाकर सेटल होगा उस पर नजरें रहेंगी। वैसे निफ्टी बैंक थोड़ी सी और रिकवरी दिखा रहा है। मिड कैप जो पॉजिटिव टेरिटरी में था, एक क्लीन स्लेट, अब सिर्फ 6 पॉइंट ऊपर। लेकिन न्यूज 18 के लीडरशिप कॉन्क्लेव जो दिल्ली में चल रहा है, 2 दिनों का ये समूह राइजिंग भारत, इस मंच पर आज गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित थे और उन्होंने कहा है कि तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बना देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वो चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन डर यही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म होने से काले धन का चलन फिर बढ़ेगा। इस बार तो कुछ अलग ही नंबर और आंकड़े आ रहे हैं। 370 एक बहुत बोल्ड आपने टारगेट लिया है, 400 पार एनडीए के लिए। तो इस बार वेव इलेक्शन देखते हैं आप, इसको क्या कारण है कि आपको एक कॉन्फिडेंस है कि 370 सीटें मिलेंगी बीजेपी को? ये 10 साल के अंदर ही, सिर्फ 10 साल के अंदर हर एक को बैंक अकाउंट, हर एक घर में नल से जल, हर एक घर में शौचालय, हर एक घर में गैस और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं पूरी की है और हर गरीब को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज आज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। एक प्रकार से ये 60 करोड़ लोगों को भारत के अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये 10 साल के अंदर ही देश जिसकी बड़े समय से राह देखता था कि भारत अपने अर्थतंत्र को दुनिया की तालिका में बहुत आगे पहुंचा है। अटल जी 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे। अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में 11वें का 11वां मेंटेन किया और मोदी जी ने 10 साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचा है। और मैं आज आपके कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को कहने आया हूं, ये मोदी गारंटी है, तीसरे कार्यकाल का आशीर्वाद दे दीजिए। हम तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत दुनिया की बन कर रहे हैं। 370
ये 10 साल में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बना है। ये 10 साल में डिजिटल क्रांति सब्जी वाली से लेकर बड़े बड़े कॉरपोरेट तक ट्रांसलेट कर गई है। ये 10 साल के अंदर भारत के स्टार्टअप दुनिया भर में धूम मचा रहे हैं। ये 10 साल के अंदर ही एक सर्वग्राही, सर्वस्पर्शीय और सर्वसमावेशी शिक्षा नीति का आगाज हुआ है, जो अपनी भाषाओं पर तो गौरव करता है, दुनिया भर की आधुनिक से आधुनिक चीजों को समाहित करते हुए विश्व के मंच पर भारत के युवा को खड़ा रहने की ताकत देता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में मैं ये पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आपको क्या लगता है कि इससे ब्लैक मनी वापस आएगा? जो कॉन्फिडेंशियल नाम थे लोगों के, जिस वजह से लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, वो आज जो है सब सामने आ गए हैं, तो क्या ये उचित है और आप इसके बारे में आगे क्या सोचते हैं? देखिए, भारत की सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाती है, देश के सभी नागरिक इससे बंधे हुए हैं। हम एक संवैधानिक व्यवस्था में रहे। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, मगर मेरा व्यक्तिगत मत जरूर देना चाहता हूं कि बॉन्ड से काला धन समाप्त होने के कगार पर था और इस फैसले से चुनावी व्यवस्था में फिर से काले धन का दबदबा बढ़ेगा। इसीलिए राहुल जी के नेतृत्व में पूरा इंडिया अलायंस बॉन्ड के खिलाफ था और वो चाहते थे कि पहले की तरह जो कट मनी आता था, वो कट मनी फिर से एक बार राजनीति पर हावी हो। जहां तक गोपनीयता का सवाल है, इसमें इतना ही है कि बहुत बड़ा देश है, हमने फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाया है, ढेर सारे राजनीतिक दलों की सरकार होती है। अगर कोई एक राजनीतिक दल को पैसा देता है तो दूसरा राजनीतिक दल उस पर विंडिक्टिव अप्रोच से अपने स्टेट के अंदर बदला लेता है। इसलिए एक व्यवस्था रखी थी जिससे किसने किसको चंदा दिया वो गोपनीय रहे, मगर इसमें गोपनीय नहीं रहता था किस कंपनी ने कितना चंदा दिया और किस पार्टी को कितना मिला। अब जो व्यवस्था होगी, इसमें किसने कितना दिया वो भी गोपनीय हो जाएगा, क्योंकि सारा कैश में देना है, और किस पार्टी को कितना मिला वो भी गोपनीय हो जाएगा, क्योंकि कैश से लेना है। और कैश से लेना तो छोड़ो, घर पे ले जाने की व्यवस्था भी इसमें से हो गई। अमित जी, कुछ पार्टीज ने अपनी जो है लिस्ट ऑफ डोनर्स को घोषित किया है, क्या आप कोई भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा करेगी? भाई क्या घोषित कर रहे हो? कल सारा घोषित हो जाने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूं, बताने जा रहा हूं, घोषित कल होगा। ये मुंह नहीं दिखा पाएंगे, इंडिया अलायंस मुंह नहीं दिखा पाएगा। जब पता चलेगा कि कहां से जब पता चलेगा चंदा कहां से आए। मार्केट पर लौटते हुए ग्रेसिम इस समय थोड़ी सी अपनी चाल को मजबूत करने में लगा है। निचले स्तरों से एक स्पाइक आता हुआ करीब 1% की रिकवरी देखने को मिली है। 2175 के आसपास स्टॉक पहुंचा है। हल्का सा ग्रीन टिक, लेकिन तेजी आई है निचले लेवल से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये इनफैक्ट राजेश सातपुते मेंशन भी कर रहे थे, बीरू ये बैंकिंग काउंटर्स ही हैं जो कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से संभालने की। निफ्टी बैंक अभी भी हालांकि अब 28 पॉइंट नीचे। क्लोजिंग को कैसे रेट करें? देखिए हर्षिता, मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई बैंक ने, रिलायंस ने और एसबीआई ने जो आई थिंक आज तटस्थ रहे ना, उसने ही हमें हमारी इस रिकवरी को स्पॉन्सर किया है। जो निफ्टी 33 पॉइंट ऊपर आया है, निफ्टी बैंक स्थिर हो गया है और निफ्टी आईटी 59 अंक नीचे है मात्र। मेरे ख्याल से हर्षिता, आज की कैंडल्स को अगर आप रीड करें ना, कोर टेक्निकल्स पे छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए रिलायंस को, आईटीसी को और आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई को, और छोड़ दीजिए आप डाउ फ्यूचर्स को और इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को। मैं सिर्फ अगर कोर टेक्निकल्स पे फोकस करते हुए इस चार्ट को 2 मिनट के लिए कैंडलस्टिक पे कन्वर्ट कर देंगे, ये सबके लिए आई थिंक एक रीड करने वाला विषय होगा। ये जो आज की कैंडल बनी है ना, ये पॉज है, इसे पॉज कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 दिन के प्रेशर के बाद ये कैंडल एक पॉज है, और ये पॉज भी आया है। ये जो बॉडी क्रिएट हुई है, यानी प्राइस ओपन प्राइस क्लोज सेम ऑलमोस्ट, इसे कहते हैं पॉज। तो मैं यहाँ से आपसे कहूँगा कि कोई भी ट्रेड कैरी मत कीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट 710 का पिवट लेवल था ऑन शॉर्ट साइड, वो हमने आज अचीव कर लिया। और निफ्टी बैंक हर्षता, उसने भी जो आज कैंडल क्रिएट की है, ह्यूज लोअर वाइल्ड शेडो,
जो कि अगेन इंडिकेट करती है कि प्राइस 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे टिकने को तैयार नहीं है। प्लीज इस चार्ट को कैंडलस्टिक पे कन्वर्ट करके 100 डे में ड्रॉ कर दीजिएगा। लोअर शैडो क्या है? प्राइस ओपन क्लोज बॉडी और उसके नीचे की अगर आप देखें वो पॉइंट, वो जो विक है वो एक बहुत लंबी है, बहुत वाइड है। वो इंडिकेट करती है कि ये थर्ड इंस्टेंस है कि हमने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अपना एक सुरक्षित डिफरेंशियल क्रिएट किया। मैं ऐसा यही कहूँगा कि यहाँ पे कोई शॉर्ट ना कैरी करें या न लॉन्ग कैरी करें, यहाँ न्यूट्रल जाएं, क्योंकि ये ट्रेजेक्ट्री ऐसी है जो सिंक हुई तो और पेन बढ़ेगा, और अगर पुल बैक एक भी दिन जनरेट हो गया तो अच्छा पुल बैक आ जाएगा। पुल बैक के लिए अगर निफ्टी को वाकई पुल बैक देना है तो हमें एटलीस्ट वही पॉइंट जो सुबह मैंने मेंशन किया था 21,945, उसको एक बार के लिए बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो हर्षता बेटर यही है कि न्यूट्रल जाएं, कल फिर कुआं खोदेंगे, फिर पानी पिएंगे। हर्षता, हाँ, ये हर रोज की कहानी है, कुआं खोदो, पानी पियो और फिर अगले दिन देखो अगला क्या कुछ करते हैं। बट वी आर बैक इन दैट सेम सर्कल। इस बीच बैन का अपडेट आ रहा है वीरू, और इतना टूटने के बाद टाटा केमिकल्स की पोजीशंस 97% मार्केट वाइड हो गई है, तो वो बैन में जाने के पूरे आसार दिखा रहा है। पीवीआर आइनॉक्स के साथ भी यही होता दिखाई देगा, लेकिन कुछ रिलीफ मिलेगा भेल को, जहां पर मार्केट वाइड पोजीशन थोड़ी सी कम हुई है, और साथ ही साथ सेल, तो भेल और सेल दोनों ये पीएसयू भाई निकलते हुए दिखाई देंगे बैन लिस्ट से, तो आप वायदे में वहां पर ट्रेड ले पाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर जैसे वीरू कह रहे थे कि जहां शुरुआत हुई वहीं पर क्लोज आता हुआ दिखाई देगा। 21,846 के आसपास थोड़ा सा स्टेडी अब दिखने लगा है। बीच में थोड़ी सी घबराहट हो रही थी कि अगर 21,700 के आसपास वो क्लोज आता तो कुछ जानकार कह भी रहे थे कि 640 650 तक के वीकनेस और इंटेंसिफाई होती हुई दिखाई देगी। बहरहाल 5 मिनट बाकी है इस ट्रेड को क्लोज होने में। हम टाटा ग्रुप की पूरी बात कर रहे थे, सारे स्टॉक्स में दबाव, लेकिन टाइटन थोड़ा सा रिकवर कर पाया है, बहुत मामूली बढ़त 3592, लेकिन अभी अभी तेजी की पोजीशंस यहाँ पर आई हैं, हल्का सा पॉजिटिव में आया है। अमित, टाइटन में अगर खरीदारी करनी है, किस लेवल के ऊपर क्लोज दिखाए तो आप शायद तेजी में उतरेंगे? जी मैम, टाइटन का अगर स्ट्रक्चर देखिए तो 3550 वीकली डेली चार्ट्स में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। यहाँ स्टॉक का 100 डेमा भी है। स्टॉक पिछले 3-4 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। ऊपर में अगर हम देखें तो लगभग 3650 के आसपास 10, 20, 50 मूविंग एवरेजेस का एक कॉन्फ्लुएंस है, विच विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। एक बार 3650 के ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है यहाँ पे फिर तेजी करना चाहिए। फिलहाल मुझे लगता है स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में। ओके, टाइटन आपकी स्क्रीन पे। इस बीच एक काम करते हैं, जरा ब्रेथ को देखते हैं। आज मैं इसे कहूँगा, इस डे को अगर डिफाइन करना हो तो इट्स ए पॉज डे। और पॉज डे को कैसे डिफाइन करते हैं, ये देखिए, आपको ये पॉज की डेफिनेशन नजर आएगी। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, 48 लॉन्ग 52 शॉर्ट कवरिंग, 47 शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग 36, हर फिगर एक दूसरे से मेल खाती हुई लगभग इवनली पॉइज्ड, रेड एंड ग्रीन। लॉन्ग 48 शॉर्ट कवरिंग। आयशा मोटर्स आज कॉल के बाद आई थिंक यूएस की बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया इसने। मारुति सुजुकी एट ऑल टाइम हाई, कमेंस इंडिया स्ट्रॉन्ग एट ऑल टाइम हाई जोन्स, और विंडो फार्मा खबर का इंपैक्ट एनएमडीसी में सुबह से शॉर्ट कवरिंग थी। फिर इंडस टावर्स में, बीएचईएल में और आरबीएल में, जी एंटरटेनमेंट में, ग्लेनमार्क में आज शॉर्ट कवरिंग थी। ये इतनी इंप्रेसिव लिस्ट नहीं है। बाकी टाटा केमिकल में शॉर्ट बिल्डअप हुआ, पेज इंडस्ट्रीज, एचएएल, टाटा स्टील, अबर्ट इंडिया, इन सभी काउंटर्स में आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ। और लास्ट स्लाइड अगर आप देखें जिसमें आज लॉन्ग अनवाइंडिंग है, उसमें है एबी फैशन, हिंदुस्तान कॉपर, लॉरस लैब, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और पीआई इंडस्ट्री, ये कुछ काउंटर्स जहां पे आज पेन नजर आया। बट अगर आज के इस सेशन के 3 सबसे क्रिटिकल अगर आप देखें स्टॉक्स रहे मेरे लिहाज से, तो वो है एसबीआई। एसबीआई पे सुबह हर्षता में बात भी कर रहे थे, हमारी बात हुई थी अप्रॉक्सीमेटली 331 पे। एक एसबीआई, दूसरा रिलायंस। याद रखिएगा एसबीआई पे मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, एसबीआई में मंथली कॉन्ट्रैक्ट में 720 की पुट सबसे ज़्यादा बिकी हुई थी, सबसे ज़्यादा बिकी हुई थी एसबीआई की पुट। एसबीआई के 719 पे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, इसने वहीं से पुल बैक दिया। और दूसरी बात है रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसने 50 डे मान नहीं तोड़ा। और आईसीआईसीआई बैंक जो कि अभी भी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में है। आज के 3 सबसे क्रिटिकल स्टॉक्स यही हैं। एसबीआई डे हाई पे क्लोज होता हुआ, रिलायंस डे हाई पे क्लोज होता हुआ, एंड सेम इज द केस विद आईसीआईसीआई बैंक डे हाई पे क्लोज होता हुआ। चलते हैं इस स्थिरता लाने वाले सेशन की क्लोजिंग को देखने के लिए बड़ी वॉल पे। हर्षदा, ओवर टू यू।
जी हाँ वीरू, भारतीय बाजारों में आज का दिन लगा तो था कि स्पेशली सेकंड हाफ सेशन को देखकर कि शायद हम बेहतर क्लोज दिखाएंगे, लेकिन निफ्टी बैंक और मिड कैप वो पॉजिटिव टेरिटरी में टिक नहीं पाए। तो निफ्टी फाइनली आपको दिखाई देगा करीब करीब 32 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज हो रहा है। निफ्टी बैंक के केस में 40 पॉइंट की गिरावट पर हम जाकर टिक रहे हैं। डे लो से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन स्थिति अभी भी थोड़ी सी नरम ही दिखाई दे रही है। निफ्टी आईटी जो कल काफी टूटा था, आज थोड़ा सा स्टेडी है, करीब 50 पॉइंट तक का इजाफा देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज फिर नेगेटिव साइड पर जरूर देखने को मिला है। गिरने वाले स्टॉक ज्यादा दिखाई दिए हैं आज बढ़ने वालों की तुलना में। आपके लिए कुछ सेक्टोरल पिक्चर लेकर आते हैं। ऑटो काउंटर्स थे जो पूरी तरह से फोरफ्रंट पर थे और आज एफएमसीजी में हमने देखा है कुछ पुल बैक बनता दिखाई दिया है। तो सेक्टोरली क्या स्थिति बनी वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। एफएमसीजी काउंटर्स जो मैं अभी मेंशन कर रही थी, 0.5% ऊपर। ऑटो कंपनियों में 51 अंकों की बढ़त। हालांकि आज का दिन आयशर और मारुति के नाम था, बजाज ऑटो में भी तेजी देखने को मिली। रियल्टी फ्लैट, कैपिटल गुड्स में ठीक ठाक गेन्स। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स ने थोड़ा सा अपनी चाल को बेहतर किया है और सरकारी बैंकों में तेजी आई, खासतौर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का साथ मिला है आज मार्केट को। अब आपके लिए लेकर आते हैं पूरा हीट मैप और साथ ही साथ इंडिविजुअल कुछ स्टॉक्स आपको दिखा देते हैं। पहले तो मिड कैप साइड पर रहते हुए आप देखिएगा प्लीज जोमैटो का काउंटर, वहां पर 5% के गेन्स पर स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। इन द ग्रीन इधर तेजी देखने को मिली। कमिंस में हमने देखा कुछ गेन्स बनते दिखाई दिए। सुबह से इसकी बातचीत हो रही थी तो वो भी एक तेजी वाला कैंडिडेट था, लगभग 3% ऊपर रहा है। साथ ही आप ध्यान दीजिएगा कुछ और काउंटर्स में, जिसमें ऑफ कोर्स आज आयशर टॉप परफॉर्मर है इंडेक्स का, और साथ ही साथ मारुति जो ऑल टाइम हाइस पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, 4% की गेन्स। और दिन भर दरअसल आयशर और मारुति की तेजी कायम रही है, वो एक बहुत अच्छा संकेत है। टाटा ग्रुप शेयरों में एक तरफा वो बिकवाली का सिलसिला आज भी कायम था। तो टाटा केमिकल्स बिगेस्ट लूजर था आज के लिए। टाटा कंज्यूमर 2% नीचे, केमिकल्स की सबसे ज्यादा धुलाई होती हुई करीब 8% के नुकसान पर। अब आते हैं हीट मैप पर, वहां पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह का क्लोज आज देखने को मिला है। 50-50 का मामला है। मंदी की तरफ टाटा स्टील, कंज्यूमर, टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप की 3 दिग्गज कंपनियां जो बाजार को नीचे खींच रही थी। सिप्ला में दबाव, एक्सिस और एचडीएफसी में हमने देखा है सेल साइड की पोजीशंस, और लगातार ये दूसरा तीसरा सत्र होगा जहां पर यूपीएल में हमने देखा है कॉन्ट्रैक्शन और दबाव देखने को मिल रहा है। आयशर मोटर्स, मारुति दोनों आज के टॉप परफॉर्मर्स साबित हुए हैं। एफएमसीजी काउंटर तेजी में इसीलिए क्योंकि नेस्ले 2-2.5% ऊपर, आईटीसी का योगदान था तेजी में, तो वहां से कुछ सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी लौटी और सरकारी कंपनियों में पावर ग्रिड, ओएनजीसी जैसे काउंटर्स में तेजी थी। बीपीसीएल में भी खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी। ये कुछ स्टॉक्स थे। रिलायंस का भी साथ मिला है मार्केट को, इसीलिए हम एक पॉजिटिव क्लोज में जा रहे हैं। करीब करीब 36 पॉइंट का इजाफा 21,853 के आसपास आज का क्लोज आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी बैंक एकदम शांत, एकदम फ्लैट, डे लो से लेकिन अच्छी रिकवरी देखने को मिली। तो आप कह जरूर सकते हैं कि आज का मार्केट थोड़ा सा बेहतर था, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स भी 2 पॉइंट नीचे ही फाइनल क्लोज दिखा रहा है। सीधा सौदा का अपडेट अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आशीष और साथ ही साथ नीरज का मुकाबला। नीरज ने पिक किया था टाइम टेक्नोप्लास, करीब 6% की तेजी वहां। ओएनजीसी भी तेजी में इन्होंने रखा। शक्ति पंप्स और सीएट ऑफ कोर्स दबाव में थे आज इनके लिए। आशीष के टॉप परफॉर्मर्स में एलटी फूड, जोमैटो, ओरो फार्मा और वेंकीज जैसे काउंटर्स थे। और एलटी फूड जो बैकेस इंडिया की अच्छी खरीदारी पर स्टॉक में हमने देखा है करीब 10-11% तक का सेंटिमेंटल मूव बनता दिखाई दिया। कुल मिलाकर ये स्टॉक ज्यादा एक्शन में। जी, तो ये थे टीम्स का हाल, नीरज जी और आशीष की। क्लोज कहाँ पे आया? करीब करीब 21,853, 36 अंकों का इजाफा निफ्टी में रहा। निफ्टी बैंक एटलीस्ट अगर आप देखें एवरेजेस को होल्ड किया। और जहाँ तक निफ्टी आईटी का सवाल है, आज जरा प्लीज़ निफ्टी आईटी लेके आइएगा, करीब करीब 37 अंक नीचे, बट यहाँ पे कोई स्थिरता नहीं थी, अभी भी पेन यहाँ पर कायम है। आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी निपट गई। कल का डे फिर क्रिटिकल है। कल निफ्टी को अपना जौहर दिखाना है और लोअर लेवल बचाना है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी हर्षदा, मेरी, नीरज जी, आशीष और अनुज की मॉर्निंग कॉल में और उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।